आपका 6 सब्जेक्ट है तो 5 छंगे 30, 30 मॉडल पेपर में वे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपकी परीक्षा में आए, आपकी प्रैक्टिस कराए, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, सब कुछ मात्र 199 में। तो आपका दोस्त मित्र साथी को ये बात जरूर बताइएगा प्यारे बच्चे, जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा। ओंकार बैच के बच्चे फ्री में है, ओंकार बैच वालों के लिए फ्री है, लेकिन भैया बता सकते हो ना दोस्तों को, अपने सारे दोस्तों को तो बता सकते हो भैया ज्वाइन कर लो। ओंकार बैच वाले बच्चों के लिए तो फ्री है पूरी तरीके से, लेकिन दोस्तों को जरूर बताइएगा, ठीक है, कि 30 मॉडल पेपर आपको कराया जाएगा। अंतिम दिनों में अगर इसकी तैयारी कर ली तो लाइफ एकदम एकदम हैप्पी हैप्पी गुजरेगी, ठीक है, एकदम पेपर बढ़िया से 1 नंबर जाएगा, ठीक है, ठीक है, पेपर 1 नंबर जाएगा। चलिए, तो विद्याकुल टारगेट 95 प्लस मॉडल पेपर हमारा 1। निर्देश वगैरह कुछ दिया रहता है, लेकिन निर्देश उर्देश का पालन हम लोग थोड़ा कम है करते हैं, है ना जी, हम बिहार से हैं, हम बिहार के लोग निर्देश उर्देश का पालन थोड़ा सा कम है करते हैं, तो निर्देश उर्देश का पालन नहीं होगा। पहला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आएगा निर्देश उर्देश, बाय बाय टाटा, ठीक है। चलो, तो निर्देश उर्देश यही है, पुस्तक 2 खंडों में है, खंड आप जानते हो, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव है, ठीक है, इतना तो जानते ही हो, ठीक है, तो सब फर्जी का काम कुछ करेंगे नहीं हम लोग, ये सब जानते हो जी, ठीक है ना। पहले ऑब्जेक्टिव करना होता है, 35 को ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, ठीक है ना, 70 ऑब्जेक्टिव में से 35 बनाना है, इतना तो जानबे करते हो, 70 में 35 बनाना है, फटाफट बना के फेंक दो, ठीक है। एक आवेशित खोखला गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, बताए जल्दी जल्दी, हम इसको पेन थोड़ा सा मोटा करके इसको हम थोड़ा सा गोला भरेंगे, ठीक है ना, नीला रंग आपके साथ साथ 35 को ऑब्जेक्टिव फटाफट बनाएंगे। आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा सही आंसर। ये किसी आवेशित खोखला गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, तो हमारे आंसर से हिसाब से 0 होगा, आपके हिसाब से क्या बनेगा। देखो ओएमआर में गोला कैसे भरना होता है, देखो गोला कैसे भरेंगे, देखो पेन को हम थोड़ा पतला कर लेते हैं ताकि आपके हिसाब से, ठीक है, देखो गोला कैसे भरना है। पहले जो लाइन गोल गोल है ना, पहले इस लाइन पे ऐसे 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 गोल कर लो, लाइन पे गोल करने के बाद अंदर ऐसे भर दो, अंदर ऐसे भर दो, ये भर गया ओएमआर, भर गया ओएमआर, देखा आपने कितना आसानी से ओएमआर भर गया। पहले लाइन के चारों तरफ ऐसे पेन घुमाओ, फिर अंदर ऐसे ऐसे भर दो, इतना आसान है, ठीक है, अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वोल्ट से आवेशित 1 माइक्रोफैरेड वाले धारिता पर कुल आवेश होगा, तो भैया 1 वोल्ट है और 1 माइक्रोफैरेड धारिता है, Q बराबर होता है C इंटू V। कितना बच्चा सब जानता है कि Q बराबर होता है C इंटू में V, ठीक है, तो C दिया हुआ 1 माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड गुणे में वोल्ट दिया हुआ है 1, गुणा करोगे तो 1 माइक्रो कूलॉम आएगा प्यारे बच्चे, आवेश है ना, तो आंसर क्या आएगा, 1 गुणे 1 आएगा, माइक्रो आवेश का मात्रक कूलॉम, तो 1 माइक्रो कूलॉम, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपको भी पता है और हमें भी पता है कि बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब इसे करके अंदर गोला भर देंगे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, अपसरित होती है बाबू, ऐसे करके अंदर गोला इसका भर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, तो बी नंबर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा, किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा, ऐसे करके अंदर गोला भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंज का नियम किससे संरक्षण संदेश है, ऊर्जा संरक्षण से, सी नंबर सही होगा, सी नंबर सही होगा। चलो जी ठीक है, एक काम करें, टाइमर लगा लें क्या, टाइमर लगा लें क्या भाई साहब, टाइमर लगा लें क्या 3 घंटा का, ठीक है ना, हम लोग एक काम करते हैं 3 घंटा का टाइमर लगा लेते हैं, क्या कहते हो, 3 घंटा में पेपर हम लोग को खत्म करना है, टाइमर चल रहा है, टाइमर चल रहा है जी, ठीक है। लेंज का नियम किस संरक्षण से संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण से, ठीक है ना, हमारा हो गया ये करेक्ट, ये करेक्ट हो गया। चलो टाइमर ये चल रहा है, देखो घड़ी के ऊपर टाइमर चल रहा है ना, ये चलता रहेगा पूरा टाइम, ठीक है ना, हमें इतना जल्दी पेपर खत्म करना है कैसे भी करके, आपके साथ हम भी पेपर कर रहे हैं, तो हमारा और आपका दोनों साथ साथ पेपर हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे किया, अंदर गोला भर दिया, जल्दी से भाई गोला भर जा भाई, बहुत बड़ा गोला है। तो चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 माइक्रोफैराड धारिता वाले 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर संधारित्र की ऊर्जा होगी, संधारित्र की एनर्जी पूछ रहा है ना, तो रफ में आप करना, रफ में थोड़ा सा करना, एनर्जी यू बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ C का मान कितना दिया है 50 माइक्रोफैराड, 50 माइक्रोफैराड है 10 की घाते -6 कर दिया, V का स्क्वायर है, V दिया है 10, 10 का स्क्वायर करोगे 100 यानी 10 की घाते 2 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 करोगे 10 की घाते 2 हो जाएगा, 2 से 50 कटेगा 25 बार में, तो 25 गुणे 10 की घाते
ये -6 + 2 माइनस का 4 हो गया, और दशमलव एक डिजिट अंदर जाएगा तो 2.5 × 10⁻³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.4 × 10⁻³ हो जाएगा। तो कितना हो गया भाई? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो बी हम ऐसे करके अंदर गोला मार देंगे जल्दी से भैया। गोलवा बहुत बड़ा बाजी, तो पेनवा को थोड़ा सा ना मोटा कर लेते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से, क्या हो जाएगा सही आंसर? सी बता रहा है। वाह 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 वाह, सी बताओ, ऐसे ही बताओ। सी, ए बता दो, बी बता दो, डी बता दो, है ना? क्या जरूरत है तुम्हें बी बताने की? ऐसे ही बताते रहो, ठीक है। यही नंबर आएगा, ऐसे ही तुम टॉप करोगे बिहार, चिंता मत करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। वान डे ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है उच्च वोल्टता। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्च वोल्टता उत्पन्न करती है वान डे ग्राफ जनरेटर, हाई वोल्टेज नहीं उत्पन्न करती गोलवा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना हो तो किसी काट के प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आपको पता है ना, 1 एम्पियर धारा बह रही हो तो कितना इलेक्ट्रॉन बह रहा होगा? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बह रहा होगा। ये तो मैंने आपको कई बार बता रखा है, ना, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बहता है। डायनमो के कार्य का सिद्धांत पर आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण भैया बी नंबर। टाइम पास हम करेंगे नहीं क्योंकि हमारा भी टाइमर लगा हुआ है। हमसे अखिल भैया कहे हैं कि 3 घंटे के अंदर पेपर हो जाना चाहिए। सौरभ सर, आपका 3 घंटे के पहले पेपर भरा देना है, ठीक है। हाँ, तो हम ना टाइम पास करेंगे ना आपको करने देंगे भाई। 3 घंटे के अंदर दोनों लोग का पेपर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट। 64 समरूप बूंदे, प्रत्येक का धारिता 5 माइक्रोफैरेड है, मिलकर के एक बड़ा बूंद बनाता है। बड़ा बूंद का धारिता कितना होगा? बड़ा बूंद का धारिता 20 माइक्रोफैरेड, ठीक है। बड़ा बूंद का धारिता कितना हो जाएगा जी? 20 माइक्रोफैरेड। जानते हो कि नहीं? 64 का करेंगे वर्गमूल, 64 का करेंगे घनमूल करेंगे, ऐसे करके 64 का घनमूल करेंगे तो कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है। अब एक बूंद का जो धारिता है उससे गुणा कर देंगे, एक बूंद का धारिता से गुणा कर देंगे, क्या निकल आएगा? बड़ी बूंद का धारिता निकल आएगा 5 चौके 20 माइक्रोफैरेड। क्या हो जाएगा सही आंसर? सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अचर रहता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या चीज नहीं बदलता? आप कहोगे सर आवृत्ति नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता? आवृत्ति नहीं बदलता बाबू, आवृत्ति नहीं बदलता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 ओम प्रतिरोध के एक तार जिसका विभवांतर 7 वोल्ट 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा है, ऊष्मा पूछ रहा है, हीट पूछ रहा है प्यारे बच्चे। तो हीट क्या हो जाएगा? लाइव वाला क्लास लाइव है तो है ना जी? लाइव है ना जी? बताओ। ऊष्मा पूछ रहा है प्यारे बच्चे, ऊष्मा कैसे निकालोगे? ऊष्मा H बराबर क्या हो जाएगा? VIT। अच्छा, इसमें R का मान भी दिया हुआ है, तो स्क्वायर अपॉन में R इंटू में T और बटे में 4.2 कैलोरी में दे दिया ना, तो 4.2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 7 दिया है, 7 वोल्ट दिया है ना, तो 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, 7 का स्क्वायर कर दिया 7 7 जा 49, बटे में R का मान कितना दिया है? 5 दिया है, में टी का मान 20 मिनट दिया है, तो 20 पे 60। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करोगे? 20 मिनट में 1 मिनट में होता है 60 सेकंड प्यारे बच्चे। कितना होता है? 60 सेकंड। तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा? 20 मिनट में हो जाएगा 20 60। तो यहाँ पे रख दिया टाइम की जगह 20 × 60 बटे में कितना हो जाएगा? 4.2, ठीक है। इतना कर लोगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पता है कितना आएगा? 2800 कैलोरी। कितना आएगा? 2800 कैलोरी आएगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, नंबर करेक्ट हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतिघात का SI मात्रक क्या है? बी ओम। प्रतिघात का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्लियर है? प्रतिघात कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, धारतीय प्रतिघात और प्रेरण प्रतिघात। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता बढ़ती है। आवर्धन क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। लंबाई बढ़ाओगे अगर सूक्ष्मदर्शी की तो आवर्धन क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी भैया। OMR नंबर बी, ठीक है। एक प्रिज्म से गुजरती हुई प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण I' और निर्गत कोण I', न्यूनतम विचलन की स्थिति में, मैंने आपको बताया ना न्यूनतम विचलन में क्या होगा? न्यूनतम विचलन की जब स्थिति आएगी तो जो प्रकाश किरण आएगी प्रिज्म में, आपतन कोण जो बनेगा वही निर्गत कोण बनेगा। यानी आपतन कोण और निर्गत कोण क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा न्यूनतम विचलन की स्थिति में, यानी कि ए नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। भैया टाइमर हमारा भी चल रहा है, सिर्फ आपका नहीं हमारा भी चल रहा है, ठीक है। परीक्षा में हम दोनों लोग टेस्ट दे रहे हैं आज, क्या दे रहे हैं? टेस्ट दे रहे हैं। अब देखिए 25 को 2 आधारी पे लिखना है, तो 25 को 2 आधारी पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? 25 को 2 आधारी में बताइए कितना हो जाएगा? 2 के पहाड़ा में काटिए, 12 दूनी 24, 1 25, 2 छंग 12, कुछ नहीं बचा, 0 बचा, 2 तिहाई 6, कुछ नहीं बचा, 0 बचा, 2 एकम 2, 1 बचा। से ऊपर की तरफ जाएंगे 1 1 0 0 1,
11001। बी नंबर करेक्ट है, बी नंबर ही करेक्ट है ना, बताओ जल्दी से, बताओ जाएगा सही। 11001, 110, बी नंबर हमारा करेक्ट हो गया। इस तरीके से पहले हम आउटर रेस का स्प्रिंग बनाएंगे, फिर अंदर गोला भर देंगे, ठीक है। बाहर का लाइन पहले बना लेंगे। अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कॉलम है तो इसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स होगा। सतह पर विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से, सतह पर विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। गोले पर आवेश कितना दिया है, क्यू बराबर दिया है 10 माइक्रो कूलम, ठीक है, क्यू बराबर दिया है 10 माइक्रो कूलम, और हमसे कह रहा है सतह पर विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर कितना होगा। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, आप भी जानते हो, फाई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और आपको भी पता है, हमें भी पता है कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 36 पाई गुणे 10 की घाते 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 गुणे 10 की घाते 9 होता है ना, 36 पाई गुणे 10 की घाते 9 याद कर लेना। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मान 36 पाई गुणे 10 की घाते 9, तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यू का मान कितना रख दिया, 10 माइक्रो कूलम है। माइक्रो कूलम को कैसे लिखोगे, 10 की घाते -6 लिखो, ठीक है। और 1 बटे एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 36 पाई गुणे 10 की घाते 9, ठीक है। अब बताओ 9 में से 6 निकल गया, कितना बचा, 9 से 6 निकल गया, 10 की घाते 3 आया, और ये भी तो है एक और, तो 3 और 36 पाई हमारे पाई पे 3 और 1 के मिल के कितना हो गया, 36 पाई गुणे 10 के 3 और 1 मिल 4 हो गया, तो 36 पाई गुणे 10 की घाते 4 हो गया। कौन सही आंसर है, सी नंबर सही हो जाएगा, 36 पाई गुणे 10 की घाते 4, ठीक है। नंबर हो गया हमारा करेक्ट, कितना हो गया, सी नंबर करेक्ट, 36 पाई गुणे 10 की घाते 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो आप कहते हो सर बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। कौन श्रेणी, डायमंड पड़ती है पराबैंगनी में, बामर पड़ती है दृश्य भाग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रकाश किरणों के तीखे कोणों पर मुड़ना, ऐसे तीक्ष्ण कोणों पर मुड़ने की घटना क्या कहते हैं भैया, विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। आपको भी पता हो, हमें भी पता हो प्यारे बच्चे, उन्हों लोगों को पता हो। आज का पेपर पता है, आज का पेपर सॉल्व करने से पहले मैं बिल्कुल घर से देख करके भी नहीं आया था। मुझे पता था कि टेस्ट आपका भी है, मेरा भी है, दोनों लोग को टेस्ट है, तो मैं आज की क्लास में इस पेपर को देख कर नहीं आया था बिल्कुल भी। मैं कहा था देखूंगा ही नहीं, मैं जाऊंगा आपके सामने सॉल्व करूंगा। ऊपर से पेपर आया, मैंने सीधा खोला आपके सामने, आपके सामने पेपर खुला है, ठीक है, आपके सामने पेपर खुला है, और मैं सोच लो आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ साथ साथ, ठीक है ना। दिए गए परिपथ में खंड ए और बी के बीच समतुल्य धारिता, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता देखो भैया, 3 माइक्रोफेरेड यहाँ जुड़ा हुआ, 2 माइक्रोफेरेड यहाँ जुड़ा हुआ, 4 माइक्रोफेरेड यहाँ जुड़ा हुआ, 3 और 2 समांतर क्रम में 5 माइक्रोफेरेड हो गया। क्या हो गया, 5 माइक्रोफेरेड हो गया, और इसके साथ साथ 4 माइक्रोफेरेड यहाँ जुड़ा है, 4 माइक्रोफेरेड यहाँ पे जुड़ा है, 5 और 4 श्रेणी क्रम में हो गया। 5 और 4 श्रेणी क्रम में कितना हो गया, 1/5 प्लस 1/4, 20/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20/9। सी नंबर हम लोग यहाँ गोला भरेंगे, सी नंबर यहाँ गोला भरेंगे, फटाफट जल्दी जल्दी, जल्दी से यहाँ गोला। नेक्स्ट बताइए, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई में संबंध होता है। ज्यामितीय लंबाई Lm इज इक्वल टू 5.6 Lg होता है, डी नंबर करेक्ट है। Lm बराबर 5.6 Lg होता है। ज्यामितीय और चुंबकीय लंबाई पता है कि नहीं पता है, बताओ भैया। देखो चुंबक का ये वाला पूरा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनके बीच का जो दूरी होता है ये कहलाता है चुंबकीय लंबाई। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का दूरी होता है चुंबकीय लंबाई, और चुंबक के इस सिरा से लेके इस सिरा तक का बीच का दूरी कितना होता है, ये ज्यामितीय लंबाई कहलाता है, ज्योमेट्रिक लेंथ कहलाता है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ दोनों में अंतर है, ठीक है ना। Lm इज इक्वल टू 5.6 Lg होता है। चलिए नेक्स्ट, पानी और कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, कांच में जाती हुई प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण होगा। तो कांच में जाती हुई प्रकाश किरण, कांच से पानी में जाती हुई, ऊपर कांच है बाबू, ऊपर कांच बा नीचे पानी बा, ठीक है। तो ऊपर कांच बा नीचे पानी बा, प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है और उसके बाद ऐसे चली गई, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ से ऐसे आ रही है और यहाँ पे ऐसे चली गई। यहाँ पर बन रहा है क्रांतिक कोण C, और यहाँ पे बढ़ रहा है R 90 डिग्री, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो अपवर्तनांक लिखोगे वाटर का, वाटर में गई है ना, कांच से आई है, ग्लास से आई है, वाटर का अपवर्तनांक ग्लास के रिस्पेक्ट में बराबर कितना हो जाएगा, साइन C बटे में साइन R, ये हो जाएगा साइन C बटे में साइन R। और इसको तो जानते ही हो, इसको अगर सॉल्व करना हो तो वाटर का अपवर्तनांक बटे में ग्लास का अपवर्तनांक, साइन R का मान कितना हो जाएगा, साइन 90, तो साइन C बटे में साइन 90, साइन 90 का मान तो 1 हो जाएगा, R के यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे देखिए, मुझसे क्रांतिक कोण पूछ रखा है प्यारे बच्चे, तो क्रांतिक कोण साइन का मान पूछ रखा है, तो साइन C का मान कितना हो जाएगा बताओ। साइन C बराबर कितना हो गया, साइन C बराबर हो गया म्यू W अपॉन में म्यू G, यही ना हो गया, कहोगे हाँ सर हो गया। W यानी कि वाटर, वाटर का अपवर्तनांक कितना है 3/2, और कांच का कितना है 4/3, दोनों रख दो, इधर रखोगे 3/2, इधर रखोगे 4/3, यही ना रखोगे,
कहोगे हाँ सर यही तो रखेंगे, यही तो रखेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो जी यही तो रखेंगे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो, सॉल्व करोगे तो 3/2 रह जाएगा और 4/3 घूम के ऊपर चला जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 4 3 3 9 में 4 दूनी 8। साइन सी बराबर अगर 9/8 है तो सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर साइन इनवर्स हो जाएगा 9/8। ठीक है, साइन उधर चला जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा, तो साइन इनवर्स 9/8, साइन इनवर्स 9/8 कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हमारा करेक्ट है, ए नंबर हमारा करेक्ट है बाबू, ए नंबर हमारा करेक्ट है। कैसे करना है समझ में आ गया, कैसे करना है समझ में आ गया, वेरी इजी वेरी आसान। कांच से पानी में जा रही है तो पानी का अपवर्तनांक लेंगे कांच के रिस्पेक्ट में, पानी का अपवर्तनांक लेंगे कांच के, वाटर का अपवर्तनांक लेंगे ग्लास के रिस्पेक्ट में। कांच से पानी में जाएगी तभी क्रांतिक कोण होगा, याद रखिएगा, क्योंकि कांच सघन है, विरल में जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तभी तो होगा, है ना। आज समझ में आ रही है, चलो जी अगर समझ में इतना आ रहा है तो। यंग के द्विक रेखाचित्र प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य दुगुना कर दिया तो फ्रिंज की चौड़ाई, भैया फ्रिंज की चौड़ाई हमें फॉर्मूला पता है, W बराबर कैपिटल D लैम्डा बटे में स्मॉल d। अगर हमें फॉर्मूला पता है, हमसे कह रहा है तरंग दैर्घ्य दुगुना कर दें, अगर मैं ऊपर डबल करूंगा, इसको मैं 2 से गुणा करूंगा तो हमारा W भी तो दुगुना हो जाएगा, चौड़ाई भी तो दुगुनी हो जाएगी, नहीं होगी। अगर तुम लैम्डा की जगह 2 लैम्डा करोगे, 2 लैम्डा करोगे तो 2D लैम्डा बटे में D हो जाएगा। ठीक है, नई चौड़ाई W डैश, चौड़ाई W डैश 2D लैम्डा बटे 2 हो जाएगा, और D लैम्डा बाय D तो W है, इस जगह हम W लिख देंगे, 2W डैश पुरानी चौड़ाई का कितना हो गया, पुरानी चौड़ाई का दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप तरंग दैर्घ्य दुगना करोगे तो चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ठीक है बाबू, तो बराबर 2 दुगनी हो जाएगी, तो दुगनी ऑप्शन कहाँ है, बी नंबर करेक्ट है हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल लेंस में 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर एक वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी होगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का, ये 24 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखे हुआ है, यहाँ पे मैंने 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहाँ पर मान लो कोई वस्तु रखी है, तो उत्तल लेंस की खासियत क्या होती है, उत्तल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है। यार देखो साउंड प्रॉब्लम हो रहा है तुम लोग को, एसपी क्यों लिख रहे हो भाई तुम लोग लगातार, एसपी कम है। अच्छा ए आदर्श जल्दी आओ, एसपी कम क्या है, लगातार एसपी कर रहा है सब लड़का। हेलो 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 हेलो, जाना तो आवाज हमारे में तेज रखा करो, हमारे क्लास में सब लोग आवाज तेज सुनना पसंद करते हैं, साउंड स्लो है ना। हेलो D2D भी सही है, टाइमर चलत बा बाबू हमारा, अब परीक्षा का टाइम बर्बाद हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक 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 है, चलो अब आवाज आ रही है, एक बार सभी साथी बताइए क्या आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, अब बताइए क्या आवाज आ रही है, एक बार सभी साथी बताएंगे, आवाज आ रही है, अब 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 ठीक है, अब ठीक है, बताओ भाई अब ठीक है, डन डन डन, माइक ऊपर करें, अच्छा अब ठीक है, अब ठीक है, बोलो जी अब ठीक है, हाँ डन। अब ये कौन सी वाली, वो वाली ना, हाँ वाईटी पैनल पे। ठीक है, तो एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर तुमने समझ लिया ना प्यारे बच्चे, तो लाइफ में तुम्हें कोई भी क्वेश्चन फंसा नहीं सकता। एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का, ठीक है ना, 24 सेंटीमीटर की दूरी, एक उत्तल लेंस बनाओ पहले तो, ठीक है बना लिया सर, यहां पे कोई वस्तु रख दिया, ये दूरी u है, और u हमें पता है, कितना पता है, 24 सेंटीमीटर, लेकिन बाएं तरफ रखे हो तो माइनस में 24 सेंटीमीटर रखोगे, क्या बात है सर, मजा ही आ गया। अच्छा दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब यानी m बराबर 3 दिया हुआ है, आवर्धन क्षमता उसकी m का मान 3 दिया हुआ है।
ठीक है। अच्छा, एक चीज और कह रहा है, घना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक कब बनता है उत्तल लेंस में? उत्तल लेंस में काल्पनिक तब बनता है जब प्रकाश किरण ऐसे जाए और टकरा करके इसके फोकस बिंदु से होकर के निकल जाए, और दूसरी प्रकाश किरण इसके यहां से चली जाए। दोनों प्रकाश किरण चूंकि पीछे आगे की तरफ कहीं काटती नहीं है, ठीक है ना, तो हम इसको पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं और एक बिंदु पर कटा देते हैं। कहते हैं ले भैया ओम फो, 3 गुना बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बन गया। और आप काल्पनिक है, ये कैसा है? काल्पनिक है। तो इसमें जो प्रतिबिंब आता है v, वो भी माइनस में आएगा, v का मान भी माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो m बराबर क्या लिखेंगे फिर? जब m बराबर निकालेंगे ना, तो m बराबर होता है v अपॉन में u। m बराबर क्या होता है? v अपॉन में u, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का अनुपात। प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया है? m का मान आवर्धन क्षमता दिया है 3 की, भैया 3 गुना बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब। v का मान हमें नहीं पता, लेकिन u का मान तो पता है ना, माइनस का 24। तो v बराबर कितना हो गया? माइनस का 24 गुणे 3। लो भैया, v का मान हमें सही बिल्कुल निकाला कि v हमारा v भी माइनस में होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब में यानी कि ये भी v भी हमारा क्या होगा? माइनस में होगा, यानी माइनस 24 गुणे 3 आ रहा है हमारा v का मान। तो हमारे पास u पता है, हमारे पास v पता है। अब हमें निकालना क्या है परीक्षा के हिसाब से? हमें फोकस दूरी निकालनी है लेंस की। तो लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, एक छोटा बच्चा भी जानता है कि लेंस की फोकस दूरी v माइनस यू होता है। कई बार निकाल चुके हैं। फोकस दूरी बराबर कितना हो जाएगा? v की जगह रखा 1 अपॉन में माइनस का 24 गुणे में 3, माइनस u की जगह पर कितना रखेंगे? माइनस का 24, ठीक है। देखो अब आगे देखना सॉल्व कैसे करेंगे। 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दीजिए, जल्दी आ जाएगा, जल्दी आ रहा है प्यारे बच्चे, बहुत जल्दी आएगा। बताओ आप सॉल्व करके क्या हो जाएगा? अभी भी एसपी क्या लिख रहे हो जी? 24 इसका एलसीएम ले लो, माइनस 24 प्लस 24, 24 इसका एलसीएम आ गया। अब बताओ ये हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। 24 कट गया, माइनस का 3 आ जाएगा। हाँ, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। अब उसके बाद 24 कट गया, यहाँ पे कितनी बार में आएगा? 1, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 अपॉन में एफ। कितने बच्चों को समझ में आया? माइनस माइनस यहाँ पे हो गया प्लस, माइनस 24 कट गया, माइनस का 3 आया, ठीक है। बताओ क्या हो जाएगा सही आंसर? -3 प्लस 1 माइनस का 2 मोटे में 24, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2 के पालन काटो, 2 एकम 2, 1 2 2 4। तो एफ बराबर कितना आया? माइनस का 12 सेंटीमीटर। 72 आएगा, 500 नहीं आएगा। कितना आएगा सही आंसर? ऑप्शन में नहीं है, ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया जी? ऑप्शन में नहीं है, ये कैसे हो गया? ठीक है। तो u का मान कितना रखा है यहाँ पे? u का मान रखा 24 है। तो 24 सेंटीमीटर एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का 3 गुना बड़ा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। 24 सेंटीमीटर पर रखा v का मान एक बार चेक कर लेते हैं, सारा कुछ एक बार सारा कुछ चेक कर लेते हैं। m बराबर v अपॉन यू, v की जगह पे u रख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे v की जगह रखा माइनस का 24 गुणे 3। एक बार काम करते हैं, गुणा कर लेते हैं, इसको यहीं पे गुणा कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन वी माइनस में 1 अपॉन यू। वी का मान हमने रख दिया 24 गुणे में 3, 24 गुणे 3 करोगे तो 24 गुणे में 3 करिया, 4 3 जा 12, 3 जा 6 7, 72 हो गया ना, 72 हो गया। वी का मान यहाँ पे 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में माइनस का 72, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में 24, ठीक है। ये हो गया। कितना हो जाएगा? सॉल्व करो इसे, ठीक है। सॉल्व करो, कितना आएगा? सॉल्व करो। क्या हो गया? 1 मिनट, एलसीएम गलत है। अच्छा सही कर ले रहे हैं, सही कर ले रहे हैं। देखो बताओ अब क्या हो जाएगा, अब बताओ क्या हो जाएगा। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? 72 और 24 का एलसीएम, 72 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 72 और 24 का एलसीएम ले लो, 72 और 24 का एलसीएम लो भैया। कितने बार में कटेगा? पहले तो 24 बार में कटेगा, 24 तिहाई 72, 4 0 12 3 6 1 7, हाँ। फिर इसके बाद 24 एकम 24, 3 एकम 3, कितना आया? 72 ही तो आएगा ना, 72 ही तो एलसीएम आएगा। हाँ सर 72 एलसीएम आ जाएगा। तो 72 एकम 72 माइनस 1 आएगा, 72 एकम 72 माइनस 1 आ गया, प्लस साइन 24 त्रिक, 24 कितनी बार में? 24 त्रिक 72, 24 त्रिक 72, ठीक है। माइनस 3 में से 1 चला गया, 2 बटे में 72, 2 बटे 72 कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, कितना आया? एफ बराबर 36 सेंटीमीटर सर, 36 सेंटीमीटर। एफ पॉजिटिव आएगा, देखो हमेशा याद रखना एफ किस में आएगा आंसर? पॉजिटिव। 72 कितना आ रहा है आंसर? 36 सेंटीमीटर पॉजिटिव में आ रहा है,
रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। कैसे सर बिल्कुल करेक्ट कैसे है, मैं कैसे मानूं? देखो बाबू, फोकस दूरी किधर होता है? उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का फोकस दूरी इधर की तरफ होता है, तो आंसर किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा किस में होता है? पॉजिटिव में होता है। आंसर हमारा कितना आ रहा है? बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, 36 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्यूशन देख लो कैसे करना है। एक बार सारे बच्चे सॉल्यूशन देख लेंगे कैसे सॉल्यूशन करना है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ में अनुनाद होने की आवश्यक शर्त होती है। अनुनाद कैसे होता है भाई? अनुनाद की शर्त तो वही होती है ना, एक्सएल बराबर एक्सी, एक्सएल बराबर एक्सी, एक्सएल की जगह रखेंगे ओमेगा एल, एक्सी की जगह रखेंगे 1 अपॉन ओमेगा सी। ये वाला पहला वाला सही हो जाएगा, 1 अपॉन में ओमेगा सी है, 1 अपॉन में ओमेगा सी। ठीक है, ए नंबर करेक्ट हो गया, ए नंबर हमारा हो जाएगा करेक्ट, ए नंबर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक दिया हुआ है, आई बराबर इतना दिया हुआ है। इस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, आवृत्ति तो 50 हर्ट्ज होगी क्योंकि यहां पर 100 पाई टी दिया हुआ है। 100 पाई टी होगा तो अगर हम इसकी तुलना करेंगे साइन पाई टी, साइन पाई ओमेगा टी से, ठीक है ना, जैसे आप तुलना करोगे ओमेगा टी से, तो ओमेगा टी की जगह लिखोगे क्या? ओमेगा टी की जगह रखोगे 100 पाई टी। ठीक है, टी से टी कट गया, ओमेगा बराबर 100 पाई आया। ओमेगा की जगह रखेंगे 2 पाई एफ, ओमेगा की जगह रखते हैं 100 पाई, पाई से पाई कट गया, 2 से 50 100 कट गया 50 बार में, एफ बराबर आवृत्ति कितनी आई? 50 हर्ट्ज आई। क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा करेक्ट प्यारे साथी, बी नंबर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ब्रूस्टर का नियम है म्यू इज इक्वल टू टैन ऑफ आईपी, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट हो गया। चलो जी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, बीटा क्षय उत्पन्न करता है। बीटा क्षय क्या उत्पन्न करता है? प्यारे बच्चे बड़े ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, जैसे मान लो कोई यूरेनियम है 9238, 9235 मान लो, चलो कोई यूरेनियम परमाणु है, इसमें से अगर बीटा निकला, बीटा निकला, बीटा, बीटा समझ रहे हो? एक बार अल्फा निकाल के देखो, एक बार बीटा निकाल के देखो। ठीक है, तो अगर एक बार अल्फा निकालोगे, एक बार अल्फा निकालोगे, मान लो अल्फा क्षय हुआ, अल्फा क्षय हुआ, तो अल्फा क्षय का मतलब क्या होता है? इसमें से निकला, क्या निकला इसमें से निकला हमारे हीलियम का परमाणु निकला, 2He4 निकला। ठीक है, 2He4 निकल गया, तो यूरेनियम से अगर हीलियम निकल गया, अल्फा निकल गया, तो क्या किसमें बदल गया? ये थोरियम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर थोरियम से प्रोटेक्टेनियम में चेंज हो जाएगा, आपको ये बात पता है। तो यूरेनियम से अगर हीलियम निकल गया, अल्फा कण निकल गया, तो अल्फा कण निकलने से क्या हो जाता है? 92 में से, 92 में से ये क्या बचा? ये बचा हमारे पास सिर्फ 90। 2 परमाणु क्रमांक में कमी आएगी, 2 की परमाणु क्रमांक में कमी आएगी 90, और 4 इसका परमाणु भार घट जाएगा, यानी 200 कितना? 35 से 231 से बचा बेचारा। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो अल्फा कण निकलने से ये होता है, 92 यूरेनियम में से अगर अल्फा क्षय हो गया, अल्फा कण निकल गया, तो परमाणु क्रमांक में भी कमी आई, परमाणु भार में भी कमी आई। परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है। देखो, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आई, परमाणु भार में 4 की कमी आई। अल्फा कण निकलने से, अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम का नाभिक निकल गया। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं है। अल्फा कण निकलने का मतलब क्या हुआ? ठीक है, चलो बताओ। अब अगर बीटा कण निकल गया तो, बीटा कण निकल गया तो, बीटा कण निकला तो बीटा क्षय अगर हुआ प्यारे बच्चे, तो बीटा क्षय में क्या हो जाएगा पता है? बीटा क्षय का मतलब होता है -1 बीटा 0, यानी परमाणु भार में कोई कमी नहीं आएगी, परमाणु भार में कोई कमी नहीं आएगी। प्रोटेक्टेनियम बनता है, ठीक है, परमाणु भार में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन परमाणु क्रमांक में 1 जुड़ जाएगा, यानी 92 में 1 जुड़ करके 91 हो जाएगा। बात समझ में आई ना? 92 में से 91 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ मुझे कि क्या हुआ है बीटा क्षय होने से? परमाणु भार तो वही है ना, तो नया चीज बना उसका परमाणु भार वही है। बीटा क्षय होने से परमाणु भार सेम रहता है, परमाणु क्रमांक बदल जाता है, तो समस्थानिक नहीं हो सकता। समस्थानिक क्या होता है? जिसके परमाणु क्रमांक सेम होते हैं वो समस्थानिक होता है। समभारिक होगा। समभारिक क्यों होगा? समभारिक इसलिए होगा क्योंकि इनका परमाणु भार क्या है? सेम है, तो क्या होंगे ये? समभारिक होंगे। परमाणु भार क्या है? सेम है। भार सेम है, समभारिक। भार सेम है,
परमाणु भार सेम है बीटा 6 होने पर समभारिक। निम्नलिखित में विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो आपको पता है गामा किरणों का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य रेडियो का होता है, सबसे कम किसका होता है? गामा का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य में लैम्डा और संवेग के बीच संबंध होता है। लैम्डा और संवेग के बीच लैम्डा बराबर होता है एच अपॉन में पी। प्यारे बच्चे, लैम्डा बराबर एच अपॉन में पी होता है। ठीक है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा आप सभी का। बी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफार्मर का क्रोड बनता है, नरम लोहा का बनता है। प्यारे बच्चे, ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बनता है? नरम लोहा का बनता है, ताकि भंवर धारा कम से कम उत्पन्न हो। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों में त्वरित नहीं होता? बाबू, जिसमें कोई आवेश नहीं होगा वो त्वरित नहीं होगा। जैसे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता तो न्यूट्रॉन त्वरित नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो परमाणु की परमाणु संख्याओं का अनुपात 1:23 है, उसकी नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। देखो, आपको पता है ना कि जो आयतन होता है, नाभिक का आयतन जो होता है वो उसके द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो नाभिक का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब कि द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो 4/3 पाई तो ये कांस्टेंट है, तो आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि दो परमाणु की परमाणु संख्याओं का अनुपात 1/27 है, यानी ये बराबर हमें दिया हुआ है। तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, ये आपको पता है। अगर ये पता है और दो परमाणु हैं, तो इसके हिसाब से ये नियम कैसे बनेगा? R1/R2 बराबर A1/A2 और होल पावर कितनी? 1/3। ठीक है, अब A1 का मान कितना दिया है? 1। A2 का मान कितना दिया? 27। 1/27 और इसकी पावर कितनी? 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है? घनमूल करना है। 1/3 का मतलब क्या होता है? घनमूल करना है। 27 का घन, 1 का घनमूल तो 1 ही आएगा, लेकिन 27 का घनमूल कितना होगा? 3 तिरिक 9, 9 तिरिक 27, तो 3 हो जाएगा 27 का घनमूल। ठीक है, तो 1/3 हो जाएगा। R1 और R2 का जो अनुपात आएगा वो 1/3 हो जाएगा, यानी इनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात आएगा, नाभिक की त्रिज्याओं का अनुपात, वो 1/3 हो जाएगा। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे? ए नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 901 ए नंबर हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, भूतरंगों के लिए आवृत्ति होती है। भूतरंगों की आवृत्ति कितनी हो जाएगी? बताइए जल्दी से। भूतरंगों के लिए आवृत्ति कितनी हो जाएगी? जल्दी जल्दी बताइए। 33 का सी होगा। तैतीस का एक बच्चा कह रहा सी होगा। बेटा ऐसी मार मारूंगा ना कि गोल चक्कर खा के गिरेगा, सीधा नहीं गिरेगा, गोल चक्कर खाएगा पहले, तो भी 50 बार, फिर उसके बाद गिरेगा पट्टा से, और पट्टा से गिरेगा ना तो तुरंत मृत्यु हो जाएगी। बात समझ में आई? 35 का सी होगा। सुबह सुबह सुनना चाहता है क्या रे? नारायक नहीं तो 35 का सी होगा। 35 का सी, 33 का सी होगा। 33 का सी होगा। कौन बच्चा कह रहा है 33 का सी होगा? 33 का सी होगा। अल्फा कण कौन विद्युत क्षेत्र त्वरित नहीं होता? न्यूट्रॉन त्वरित नहीं होता कि अल्फा कण त्वरित नहीं होता? कौन नहीं होता त्वरित? ऐसे गोल गोल पहले मारेंगे तो गोल गोल घूमेगा, और फिर उसके बाद पट्टे से जमीन में गिर जाएगा। पागला है, एक नंबर का है। अरे 33 का सर सी होगा, 33 का सी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। देखो यार, अगर तुम्हें भूतरंगों की आवृत्ति, भूतरंगों की आवृत्ति, ई तरंग की आवृत्ति, ऊ तरंग की आवृत्ति याद ना हो तो सर चैट जीपीटी बोला है। वाह वाह, चैट जीपीटी बोल दिया, तुम मान लोगे। चैट जीपीटी बोल रहा है, तुम मान ले रहे हो। हम यहाँ खड़े हैं साफ साफ सामने, उसका बात तुमको सुनाई नहीं पड़ रहा है। चैट जीपीटी तुम्हारा आंसर दे दिया। अब चैट जीपीटी को बनाने वाला इंसान है ना, है चैट जीपीटी कहता है भाग जाओ ना तो मैं मारा शुरू करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? भूतरंगों की आवृत्ति होना चाहिए। भूतरंगों का आवृत्ति होना चाहिए। बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से।
अगर देखो तुम लोग को ये चीजें याद नहीं रहती कि 1500 किलो हर्ट्ज होता है, ये याद ना रह जाए तुम्हें, तो परेशान मत होना प्यारे साथी, ठीक है। अगर तुम्हें ये नंबर्स याद ना रहे तो बिल्कुल परेशान मत होना, तुम्हें 70 में से 35 करने हैं, ठीक है। 70 में 35 करने हैं बाबू, ठीक है ना। तो बिल्कुल परेशान मत होना। तुम दूसरा भी लगा सकते हो, दूसरा लगा सकते हो, ये लगा सकते हो, ये लगा सकते हो, तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखो, ये तुम्हें सीखना पड़ेगा खुद से। तुम कभी भी उस क्वेश्चन के पीछे मत भागना जो जिसमें तुम्हें थोड़ा सा 1% भी तुम्हें लगे कि यार ये इसमें ये भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, उस क्वेश्चन को टच मत करना। क्योंकि इस बार लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट देकर के जब बच्चे निकल रहे थे, बच्चे लगातार आप सब कह रहे थे, मुझे याद है आप सभी लगातार कह रहे थे सर मुझे ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो रहा है, पढ़ सब लिया है लेकिन लग रहा है कि बी भी होगा, लग रहा है कि सी भी होगा। जब कभी ऐसा लगने लगे उस क्वेश्चन को टच मत करना, उस क्वेश्चन को टच मत करना, ठीक है, बिल्कुल टच मत करना। उस क्वेश्चन को क्या करना प्यारे बच्चे, स्किप कर देना, अगले क्वेश्चन पे आ जाना। भूतरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 1500 किलो हर्ट्ज जगह जगह पर लिखी रहती है, ठीक है। चलो लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, जल्दी से बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र ई में द्विध्रुव को ई से थीटा कोण पर विक्षेपित करने में किया गया कार्य, एक द्विध्रुव को ई की दिशा से, अच्छा 0 डिग्री पर है, थीटा कोण बना दिया, तो cos 0 माइनस में cos थीटा, तो cos 0 का 1 हो गया, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा, ये करेक्ट हो जाएगा। इसका डेरिवेशन भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, घुमाने में किया गया कार्य। बस मैं इतना ही करूंगा और मैं करूंगा ही नहीं, मैं 70 क्वेश्चन नहीं कर रहा, ठीक है। आपको पेपर मिल गया होगा, आप 70 क्वेश्चन अपने से करिए, मेरे 35 हो गए। अब मैं आ रहा हूं सब्जेक्टिव पे शॉर्ट में, अब मैं शॉर्ट सब्जेक्टिव पे आ रहा हूं। मेरे हो गए भाई, ऑब्जेक्टिव मेरे कंप्लीट है, बाकी ऑब्जेक्टिव आप स्वयं से करिए, पेपर आपको मिल जाएगा, आप बाकी ऑब्जेक्टिव अपने से लगाना, आंसर भी आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, पेपर और पूरा आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ लिखने का तरीका कैसे लिखना है, तो सारे सब्जेक्टिव में मैं आपको 10 सब्जेक्टिव करके दिखाने वाला हूं, कितना लिखना है कैसे करना है, ठीक है। चलो अब देखो 10 सब्जेक्टिव में पहला सब्जेक्टिव आ गया हमारे पास, संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है। पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, आंसर बताओ भाई, आंसर बताओ फटाफट, क्या हो जाएगा सही आंसर। हमने ले ली कौन सी पेन, हमने ले ली बढ़िया से ब्लू पेन ले ली, हम इधर डालेंगे उत्तर, क्या डालेंगे, उत्तर लिखेंगे प्यार से, एकदम राइटिंग बना करके, ठीक है। संधारित्र की धारिता किन दो बातों पर निर्भर करती है, तो लिखो संधारित्र की धारिता, यहां पे पहले आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हो, संधारित्र की धारिता से अभिप्राय है, संधारित्र की धारिता से अभिप्राय है, धारिता से अभिप्राय, संधारित्र की धारिता से अभिप्राय चालक द्वारा आवेशों को धारण करने की क्षमता से है, आवेशों को धारण करने की क्षमता से है, धारण करने की क्षमता से है, ठीक है। खड़ी पाई यह निम्न कारकों पर निर्भर करती है, निम्न कारकों पर निर्भर करती है, कारकों पर निर्भर करती है। देखो कैसे लिखना है, कैसे लाइन बदलनी है। मैंने 2 लाइन लिखने के बाद पहले संधारित्र की धारिता क्या होती है, पहले मैंने 2 लाइन में निपटा दिया, तो उसके बाद मैंने बताया निम्न कारकों पर निर्भर करती है। जब आप ऐसे क्वेश्चन करोगे, ऐसे लिखोगे तो नंबर मिलेंगे पूरे, ठीक है, कोई काट ना पाई बाबू, ठीक है। पहला नंबर, ठीक है, क्या लिखोगे, चालक प्लेटों के बीच दूरी बढ़ने पर, चालक प्लेटों या संधारित्र के प्लेटों के बीच में, ठीक है ना, निर्भर करती है। देखो सी जो धारिता होती है वो किस पे निर्भर करती है। आप यहाँ पे ना रफ में एक काम करना, रफ में छोटा सा पेंसिल से लिख लेना, सी बराबर ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, ऐसे लिख लेना। आप कह सकते हो कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है और प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो आप ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग यह, ठीक है ना, संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होते, क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होते, अनुक्रमानुपाती,
होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, खड़ी पाई। ठीक है, संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लेटों के क्षेत्रफल ऐसे ए। बाबू तुम लोग अभी यार कैसे, मतलब एक बच्चे ने अभी इतना छोटा सा 33वां नंबर क्वेश्चन गलत कर दिया। उसने कहा कि न्यूट्रॉन नहीं होगा, उसने कहा कि अल्फा कण होगा, चैट जीपीटी बता रहा है। यार कॉमन सेंस तुम्हारा कहां चला जाता है उस समय, तुम्हारा कॉमन सेंस कहां चला जाता है। न्यूट्रॉन एक अनावेशित कण है, अनावेशित कण अगर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में घुसेगा तो उसके ऊपर कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन अगर धनावेशित कण, अल्फा कण धनावेशित है, अगर वो विद्युत क्षेत्र में जाएगा तो उसके ऊपर तो बल लग जाएगा ना। वो चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा तो वो धारा की तरह व्यवहार करेगा, उसके ऊपर बल लग जाएगा। F = Q VB sin थीटा, चुंबकीय बल F = Q VB sin थीटा लग जाएगा, और वैद्युत बल F = Q E लग जाएगा अगर वैद्युत क्षेत्र में जाएगा तो। कॉमन सेंस कहां है, उसको छोड़ देते हो क्या? इतनी बार पढ़ाने के बाद अब तुम जब टारगेट 95 20 दिन परीक्षा में बचा है तो तुम ऐसी बातें कर रहे हो, मत करो। साल भर क्या कर रहे थे, क्या पढ़े तुम लोग सौरभ भैया से यार? मन तो करता फांसी लगा के हम ही सुसाइड कर ले जी। क्या पढ़े तुम लोग साल भर? सर मजाक किए थे, अब ऐसे ही मजाक करो। साल भर तो फिर ऐसे लगता है कि हमारा पढ़ाना बेकार चला गया यार साल भर। ठीक है, हमको फिर ऐसे रोना आ जाता है सब सुन के। नान क्वेश्चन जब तुम गलत करोगे ना परीक्षा में, हमको रोना आ जाएगा, सच बता रहे हैं। ठीक है, प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, यह संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी के, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, के व्युत्क्रमानुपाती। देखो यार, मैं आपको एक चीज साफ साफ बता दे रहा हूं, 5 मिनट से ज्यादा मत लेना। शॉर्ट आंसर लिखने के लिए 5 मिनट से ज्यादा मत लेना। मैं 5 मिनट हर एक क्वेश्चन के लिए लूंगा, ठीक है? अनुक्रमानुपाती होती है। आप भी 5 मिनट से ज्यादा नहीं लोगे एक शॉर्ट आंसर के लिए, ठीक है? सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d। ऐसे लिखना है आपको एक आंसर, बढ़िया प्रॉपर एकदम राइटिंग बना करके शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समविभवी तल के 2 गुण लिखिए। उत्तर देखो, मैं एकदम 5 मिनट में जल्दी लिखूंगा, एकदम बढ़िया राइटिंग बना के 5 मिनट में, ठीक है ना? 21 हो रहा है, चलो जल्दी से। समविभवी तल क्या होता है, पहले समविभवी तल के बारे में लिख लेना, ठीक है ना? वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा काल्पनिक तल, वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा काल्पनिक तल, ठीक है, जिस पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभव शून्य होता है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव शून्य, किन्हीं दो बिंदुओं का विभव समान हो, समविभवी तल कहलाता है। समविभवी तल कहलाता है। देखो यार मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है? कहलाता है, मैं पहले लिख लिया समविभवी तल के बारे में। इसके गुण निम्न है, इसके गुण क्या है? निम्न है, ठीक है? खड़ी पाई। पहला नंबर, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर, किन्हीं 2 बिंदु, या फिर तल के किन्हीं, तल लिख देना, ठीक है ना? तल के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, विभवांतर शून्य होता है। खड़ी पाई, ठीक है? चलो जी। अच्छा, दूसरा क्या है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में कृत कार्य शून्य होता है। एक बिंदु से, लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? क्या तुम लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? चैट ऑन कीजिए बात करने के लिए, कॉपी निकालो, साथ लिखो। मैं पागल थोड़ी हूं तुम लोग के साथ लिख रहा हूं, मेरे साथ लिखो नलायको। पेन का कलर चेंज करके लिखिए, अच्छा लगेगा। अच्छा लगने के लिए पीयूष नहीं है ना, नीला कलर से ही लिखना है हमको, है ना? अच्छा थोड़ी कि हम लाल कलर से लिखने लग जाए। तुम भी निकालो कॉपी, लिखो, शर्म करो थोड़ा, कॉपी निकाल के लिखो।
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में, निकालो कॉपी, लिखो साथ साथ मेरे, से दूसरे बिंदु तक आवेश ले जाने में, आवेश को ले जाने में, आवेश को ले जाने में कृत कार्य शून्य होता है। कृत कार्य कितना होता है? शून्य होता है, शून्य होता है। इतना अगर लिख दोगे तो नंबर कटेगा, कभी कोई काट नहीं सकता, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन, ये नहीं कि दो एक लाइन में लिख के चले आए फटाक से नंबर मिल जाएगा, ना मिली, एक गलत फहमी में ना पालना। 24 माइक्रोफैराड के संधारित्र 50 वोल्ट तक आवेशित करने में कृत कार्य करना पड़ेगा। जो कार्य करना पड़ेगा वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, तो कार्य और ऊर्जा सेम होगा, ठीक है। क्या बनेगा? यहाँ पे पहले डालो दिया है, कभी न्यूमेरिकल दे दो तो क्या डालोगे? दिया है 24 माइक्रोफैरड के संधारित्र, C बराबर दिया हुआ है 24 माइक्रोफैरड, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 24 माइक्रोफैरड 10 की घाते -6 फैरड, 500 वोल्ट, V का मान दिया हुआ है 500 वोल्ट दिया है। कार्य करना पड़ेगा यानी ऊर्जा, अर्थात कार्य W बराबर ऊर्जा, जो कार्य है वही क्या होगी? ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो ऊर्जा U बराबर कितना हो जाएगा? हाफ CV²। तो हाफ C का मान कितना दिया है? 24 × 10 की घाते -6, और V का स्क्वायर यानी 500 का स्क्वायर, तो 500 गुणे में 500। सॉल्व हुआ? कर रहे हो नहीं कर रहे हो? 2 के पहाड़ा में काटेंगे 12 बार में, 12 दूनी 24, कितना हो गया? 12 गुणे में 5 5 जा 25, 25 गुणे में 10 की घाते कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। और -6 तो है ही है, तो -6, 4 में से 6 निकल गया, कितना बचा? 4 में से 6 निकल गया, 10 की घाते -2 बचा, ठीक है। 25 गुणे 12 करिए, कितना हो जाएगा? 25 गुणे 12 250 हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे 250 300 हो जाएगा। 25 गुणे 12 कितना हो जाएगा? 300 गुणे 200 और 10 की घाते -2, ठीक है, जो कि आएगा 3 जूल आ जाएगा आंसर। आंसर कितना आ जाएगा? 3 जूल, ठीक है। उत्तर आ गया, 3 जूल आ जाएगा। पीडीएफ मिलेगा सर जी? ना मिली कुछ भी। पहले बाबू सॉल्व करो खुद से मेरे साथ, सीखो कैसे करना है, मेरे साथ करो, ठीक है। मेरे साथ करो। टाइमर आपके लिए भी लगाया, ये टाइमर सिर्फ मेरे लिए नहीं लगाया, आपके लिए भी लगाया, ठीक है। टारगेट 95 बैच सिर्फ देखने के लिए नहीं है, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई इकाई और विमा लिखिए, तो चुंबकीय आघूर्ण का एसआई इकाई, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। देखो एक बात हमेशा याद रखना, एग्जामिनर अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देते हो तो एग्जामिनर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो आपका जब भी क्वेश्चन आएगा तो बाइलिंगुअल आता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। तो जब कभी चुंबकीय आघूर्ण आए ना, तो आप देखना इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है ये जरूर देख लेना, ठीक है। तो आप देखना चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं थोड़ा इंग्लिश में भी, ठीक है, ताकि एग्जामिनर के ऊपर बढ़िया इंप्रेशन पड़े। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। की एसआई इकाई और विमा, की एसआई इकाई। देखो यहाँ पे 2 चीज पूछ लिया है तुमसे, एसआई इकाई और विमा। तो इसका मतलब एग्जामिनर को परिभाषा नहीं पूछना है, परिभाषा नहीं पूछ रहा है, ये परिभाषा मत लिखने लगना है यहाँ पे। की एसआई इकाई, की एसआई इकाई ऐसे लिखिएगा, एसआई इकाई। इसका एसआई इकाई बताइए क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? याद है आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की एसआई इकाई, ठीक है। कितने बच्चों को याद है? कितने बच्चों को याद है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहां पे आप लिख सकते हो ऐसे भी करके, एम्पियर, एम्पियर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ऐसे करके भी साथ में बगल में लिख सकते हो, ठीक है। तथा विमा, विमा क्या है? विमा यहां पे लिख सकते हो, कितना हो जाएगा? क्योंकि एम्पियर मीटर स्क्वायर है तो m तो 0 हो गया, L 2 हो गया, ठीक है, T 0 हो गया, और एम्पियर है यानी कि धारा की विमा I लिख सकते हो। वैसे धारा की विमा A, ऑफिशियली हम लोग A लिखते हैं, A लिख सकते हो, ठीक है। विमा इतनी है, बस इसमें और ज्यादा ज्ञान मत लगा देना, क्योंकि 2 नंबर इतने में ही मिल जाएगा, ठीक है। 2 नंबर इतने में ही हमारा मिल जाएगा, इसमें आपको परिभाषा वगैरह नहीं लिखनी है। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे उत्तर लिखिए फटाफट। यहाँ पे क्या डालोगे? दिया है। क्या क्या चीजें दिया है आपको? ध्यान से देखिएगा। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य, लैम्डा बराबर आपको 6000 एंगस्ट्रॉम दिया है। एंगस्ट्रॉम में दिया है प्यारे बच्चे, तो आप बताओ क्या हो जाएगा?
भैया 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 6 गुणे 10 की घाते यहाँ पे 3 ऐसे लिख सकते हो। 6000 को 6 गुणे 10 की घाते 3। एंगस्ट्रॉम को क्या लिख सकते हो? 10 की घाते माइनस का 10 मीटर में। मीटर में हमेशा आपको लिखना है, एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घाते माइनस 10 मीटर, और ये 10 की घाते 3 लिखा है, तो ये 10 की घाते 3। इतनी बातें क्लियर है? अब बताओ कितना हो जाएगा? 6 गुणे 10 की घाते माइनस 10 प्लस 3 माइनस का कितना हो गया? माइनस का 7 हो गया। 10 में से 3 निकल गया, माइनस का 7 आ गया, मीटर आ गया। तो ये आ गया लैम्डा। ये कितना आ गया? तरंग दैर्घ्य आ गया। प्रकाश फोटोन की ऊर्जा निकालनी है, तब फोटोन की ऊर्जा बताइए का फॉर्मूला क्या लगेगा? फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी? E बराबर एच न्यू हो जाएगी। एच न्यू होती है, ठीक है, लेकिन न्यू की जगह रखते हैं C अपॉन में लैम्डा। इतनी बातें सबको पता है? क्या आपको एच का मान पता है क्या? 6.62 6.65 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ठीक है ना ना ना, कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से? 12400 बटे में 6000। हाँ ये भी कर सकते हो, 12375 है वो, 4 नहीं है, 12400 नहीं है। सर हम आपसे पीछे हो जा रहे हैं, तो तेजिस करो ना, फिर पीछे क्यों हो जा रहे हो? तेजिस करो। एक दिन में एक क्लास होगा ना? ना, 2 भी हो सकता है, किसी किसी दिन 2 भी हो सकता है, ठीक है, किसी किसी दिन 2 भी हो सकता है, जरूरी नहीं है एक हो। सर आप नाखून क्यों खाते हैं? मैं नहीं खाता यार, आदत है बचपन, नाखून नहीं खाता हूँ। छोड़ो सब पुरानी फालतू बातें, सब छोड़ो। एच की वैल्यू बताओ पहले, एच की वैल्यू बताओ, एच की वैल्यू बताओ। 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 कितना हो जाएगा? 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड, ठीक है। एच हो गया। सी का मान प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और लैम्डा का मान हमें कितना दिया हुआ है? 6 गुणे 10 की घाते माइनस का 7, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, तो पहाड़ी में काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 के पहाड़ा में काटे 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, कितना हो गया? 3.31, ठीक है। गुणे 10 की घाते कितना हो गया? माइनस 7 ऊपर चला गया, प्लस 7 हो गया। 7 7 14, 1 15, 15 दूनी 30, 4 19, 15 4 19, माइनस का 19 आएगा। 7 7 14, 1 15, 10 की घाते 15 हो गया, और 10 की घाते माइनस का 34 हो गया। 10 की घाते 15 माइनस 34 कितना हुआ? 10 की घाते माइनस 19 है ना हुआ? बताओ हाँ जी, कितना हो जाएगा? तो हो गया हमारे पास 3.31 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। क्लियर है? इतना आ गया आंसर हमारा जूल में, क्योंकि आप ऊर्जा निकाल रहे हो। ऊर्जा में JOULE, ठीक है, या तो आप हिंदी में लिख लो या इंग्लिश में लिख लो, जूल लिख लेना बस, ठीक है। और जो बच्चे इस फॉर्मूले को ऐसे रख करके सॉल्व करेंगे 12375 बटे में अगर लैम्डा रख देंगे, तो एनर्जी सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। अगर फिर इसमें क्या करोगे? 12375 बटे में नीचे आप सिर्फ सीधा 6000 रख सकते हो, सीधा 6000 रख के सॉल्व करो, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। बात समझ में आई? इसमें एनर्जी सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। एक ये भी फॉर्मूला है, एक ये भी फॉर्मूला है निकालने का, ठीक है। एक ये भी फॉर्मूला है, मैंने आपको ये सब सॉल्व करते समय बता रखा था, ठीक है। चलो जी, तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो लेंस की क्षमताएं 12D और 2D ने संपर्क करने पर समक्षीय रूप से संयोग करने पर फोकस दूरी कितनी होगी? उत्तर देखो कैसे करोगे प्यारे बच्चे, उत्तर देखो कैसे करोगे। क्षमताएं दिया हुआ है, तो सबसे पहले दिया है क्या क्या दिया है प्यारे बच्चे? P1 की वैल्यू दी है प्लस का 12D, और P2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2D दिया हुआ है, ठीक है। संपर्क करने पर समक्षीय रूप से संयोग की फोकस दूरी निकाल रहा है। संयोग की क्षमता निकालो पहले, संयोग की क्षमता निकालो। संयोग की क्षमता का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? सभी साथी बताइए। P बराबर P1 प्लस में P2 हो जाएगा। P1 कितना दिया है? प्लस का 12, और P2 दिया है प्लस सॉरी हाँ 2D दिया हुआ है ना। 12 और 2 कितना हो गया? 12 और 2 24D हो गया, 24D हो गया P का मान, P का मान 24D हो गया, ठीक है। अगर P का मान 24D हो गया, तब संयोग की फोकस दूरी निकालना है आपको। संयोग की फोकस दूरी बाकायदा लिख के, अगर लिख के नहीं करोगे ना, नंबर 1 ना मिली, ठीक है। संयोग की फोकस दूरी F बराबर कितना हो जाएगा? 100 बटे में P, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे? 100 बटे में वैल्यू कितना रखोगे? 24। सॉल्व करोगे, 2 के पहाड़ में कितनी? 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 पहाड़ में काटो, 2 6 12, 2 25 बार में कटा तो 25 बटे 6, ये आया सेंटीमीटर में, आया 25 बटे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 बटे 6 सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? सेंटीमीटर में, अच्छा हाँ, तो फोकस दूरी सेंटीमीटर में आ रही है ना, 25 बटे 6 सेंटीमीटर। बात समझ आई? और पहाड़ा में काटना चाहो तो और इसको फोकस दूरी को और इसमें कर सकते हो। आप चाहो तो 25 बटे 6 सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हो,
इसको डिवाइड करके यहाँ पे इस अंदर रख करके 6 से रख करके 6 चौक 24 आ गया, 1 आया, 5 4 गया 1 दशमलव लगा 0 बढ़ा 6 एकम 6 आ गया 4 6 छंग 36 6 आ गया 4.17 या 4.16 4.17 सेंट आप ऐसे। ठीक है, बात समझ में आई? गलत है, बस ऐसे ही गलत होता रहता है। ओ सॉरी 12 2 14, ओ सॉरी 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 12 2 क्या हो जाएगा, मैंने 24 क्यों लिख दिया जी, 12 2 24 क्यों लिख दिया। ठीक है 12 2 24, 12 2 कितना होने लगा, 24 होने लगा। कोई बात नहीं प्यारे बच्चे, बात नहीं। तो 12 2 कितना हो जाएगा, 12 2 14 हो गया, तो 100 बटे में पी हो गया 14। ठीक है, 2 को पाड़ा में काटो तो 7 14 हो जाएगा, तो 50 बार में कटा। ठीक है 50 बटे 7, 50 बटे 7 काटोगे कितने बार में, 7 7 जा 49, दशमलव लगा 1 आया, दशमलव लगा 0 बढ़ा, 7 एकम 7 आया, 3 बढ़ा 0 बढ़ा, 10 4 28, 7 चौके 28। हाँ तो 7.14 कितना आ जाएगा, F बराबर 50 बटे 7 सेंटीमीटर लिख सकते, 7.14। सही है, अब सही है, कोई दिक्कत किसी भी चीज के व्यक्ति को, कोई समस्या? अरे हो गया यार। ठीक है, हाँ क्वेश्चन में क्या होगा ना, क्वेश्चन में ये होगा, देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन में क्या होगा, प्लस 12D होगा और माइनस का 2D होगा। क्वेश्चन कभी ऐसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना यार, मेरा क्वेश्चन ये है, वो अपना क्वेश्चन प्लस 12D और माइनस 2D। जब बोर्ड में पूछता है ना ये, तो बोर्ड में ऐसे पूछता है, P1 दे देता है प्लस का 12D और P2 दे देता है माइनस का 2D, बोर्ड में ऐसे कर देता है। ये बहुत इजी हो जाता है। इजी कैसे हो जाता है, जब आप P निकालोगे संयोग तो 12 में से 2 घट के 10 आ जाएगा, 10D हो जाएगा। 10D निकालोगे तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, फोकस दूरी भी 10 सेंटीमीटर आ जाती है। ठीक है, तो बोर्ड में जब आता है तो ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा घुमा करके ऐसे बना दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज के नियम को बताइए। लेंज का नियम, तो उत्तर बताओ भाई, लेंज का नियम क्या होगा? देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में, ठीक है, चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति से, चुंबक व कुंडली के बीच, चुंबक व कुंडली के बीच आपेक्षिक गति से, आपेक्षिक गति से, आपेक्षिक गति से उत्पन्न, आपेक्षिक गति से उत्पन्न, क्या उत्पन्न, प्रेरित धारा, प्रेरित धारा, ठीक है, सदैव उस कारण का विरोध करती है, सदैव उस कारण का विरोध करती है, उस कारण का विरोध करती है, कारण का विरोध करती है, विरोध करती है, इसके कारण वह उत्पन्न हुई है, के कारण वह उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, पढ़ी पाई। यही लेंज का नियम है, यही लेंज का नियम है, नियम है, खड़ी पाई। यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित, तो आप इन्वर्टेड कॉमा भी डाल सकते हो या वैसे लाइन खींच सकते हो। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, आधारित है, ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो एग्जामिनर को क्या रहेगा, एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा, देखो यहाँ तक पता है। और चूंकि आप इसमें इतना कुछ लिख रहे हो, तो आप यहाँ पे एक डायग्राम बना दोगे तो नंबर के चांसेस और बढ़ जाएंगे। नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे एक बंद कुंडली दिखा दिया, नॉर्थ पोल को आगे की तरफ ले जा रहे हैं, तो भी एक और नॉर्थ पोल पैदा हो गया, धारा कुछ से ऐसे ऐसे बह रही है। ठीक है, और एक अगर ऐसे दिखा दिया, यहाँ पे भैया नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो दूर ले जा रहे हैं चुंबक को, में साउथ पोल बन गया, धारा कुछ। नंबर तुम्हारा एग्जामिनर खुश होकर के देगा, 4 नंबर दे। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर किरणों की 2 प्रमुख विशेषता बताइए। ठीक है, तो जब इसका उत्तर लिखोगे, इसका उत्तर लिखोगे, देखो लेजर किरण की प्रमुख विशेषता निम्न है, लेजर किरण की प्रमुख विशेषता निम्न है, प्रमुख विशेषता, विशेषता, विशेषताएं निम्न है, निम्न है। ठीक है, पढ़ी पाई। ठीक है, पहला नंबर डालो, यह मोनोक्रोमिक होती है। मोनोक्रोमिक का मतलब
एक वर्णीय प्रकाश होता है, एक वर्णीय प्रकाश तरंगे होती हैं, एक वर्णीय प्रकाश तरंगे। यानी आपने देखा होगा लेजर जो होती है लाल रंग की आती है, हरी रंग की आती है, ब्लू रंग की आती है, कभी व्हाइट रंग की लेजर नहीं आती। व्हाइट लाइट कभी लेजर में नहीं होती, हमेशा लाल रंग होगी, ब्लू रंग होगी, अलग अलग रंगों की होती है। तो यह कैसी होती है? एक वर्णीय, यानी सिंगल कलर की होती है। यह एक वर्णीय प्रकाश तरंग होती हैं, तरंगे होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? मोनोक्रोमैटिक। ठीक है, एक वर्णीय प्रकाश तरंगे होती हैं। एक चीज यहाँ पे ऐड कर देना, प्रकाश तरंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर देना मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है? एक वर्णी। ठीक है ना, एक ही रंग की होती है, प्रकाश तरंगे होती हैं। दूसरा, यह उच्च तीव्रता की होती है। उच्च तीव्रता यानी बहुत तेज होती है, आंख में डाल दो तो आंख ऐसे चौंधिया जाए। उच्च तीव्रता की होती है, तीव्रता की तरंगे हैं, की तरंगे हैं, तरंगे हैं। पढ़ी पाई? ठीक है, तीसरा लिखो, या दो ही लिखना था, मैं आपको कई सारे लिख रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए कुछ। ठीक है, यह बिना विचलन के, या फिर यह लिखो इनका विचलन बहुत कम होता है। इन तरंगों का विचलन, इन तरंगों का विचलन, इन तरंगों का विचलन, इन तरंगों का विचलन, विचलन, विचलन जानते हो? अपने रास्ते से भटक जाना। विचलन अत्यल्प होता है। अत्यल्प यानी कि बहुत कम, अत्यल्प, अत्यल्प, अत्यल्प यानी कि वेरी न्यून। ठीक है, बहुत कम, अत्यल्प होता है, बहुत कम होता है, विचलन नहीं होता, अपने रास्ते से नहीं भटकती। ठीक है, चौथा पॉइंट, यह बहुत दूर तक, बहुत दूर तक बिना फैले, बिना फैले, तब ये सीधा रेखा में चलती हैं, बिना फैले, बहुत दूर तक बिना फैले सीधी रेखा में चलती हैं। पहले सीधी रेखा में चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं, चलती हैं, चलती हैं। पढ़ी पाई? ठीक है, पांचवा पॉइंट। ठीक है, इनकी तरंगे कला संबद्ध होती हैं। इनकी तरंगे क्या होती हैं? सब कला संबद्ध होती हैं, ठीक है, कोहेरेंट होती हैं, अर्थात इनके कालांतर नहीं होता तरंगों के बीच। ठीक है ना, इनकी तरंगे, तरंगे कला संबद्ध होती हैं, कला संबद्ध, बद्ध, कला संबद्ध जानते हो ना? दो तरंगों के बीच में जब कालांतर ना हो, या फिर कालांतर समय के साथ बदल ना हो रहा, कोहेरेंट, कोहेरेंट होती हैं, होती हैं। पढ़ी पाई? ठीक है, इतना 5 पॉइंट लिखा दिया, कोई दो तो याद रह जाएगा तुम्हें, कोई दो तो याद रह ही जाएगा तुम्हें। ठीक है, लेजर किरणों के बारे में। सर क्या हो रहा है? सर क्लास पीडीएफ नहीं मिल रहा है, आज मिल जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, मैं अपलोड करा दूंगा अभी तुरंत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9वां नंबर। ठीक है ना भैया, आधा घंटा में हम 10 क्वेश्चन बना डाला, आधा घंटा में 10 क्वेश्चन बना डाला। क्या आप बना पा रहे हो इतनी तेजी से? क्या आप बना पा रहे हो इतनी तेजी से? बताओ जल्दी से। ठीक है सर, आप लाइन छोड़कर लिख रहे हैं। अरे मेरे पास पेज था तो मैंने लिख दिया लाइन छोड़ करके। देखो, जब एक एक पॉइंटर लिखना रहे तो आप लाइन छोड़ कर लिख देना। ठीक है, तो आपको एक एक पॉइंट्स में लिखना रहे तो आप लाइन छोड़कर लिख सकते हो। ठीक है, बात समझे ना? लेकिन जब आपको ऐसे क्वेश्चन हो, भैया देखो, है ना, मेरे पास जगह थी मैंने लिख दिया यार, मेरे पास जगह थी मैंने लिख दिया, जगह जगह पे देखो, यहाँ पे देखो नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद मुझे जब यह निम्न कारकों पर निर्भर करती है तब तो लाइन छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ा, इसको लिखा, फिर एक लाइन छोड़ा, इसको लिखा, यहाँ पे देखो मैंने लाइन नहीं छोड़ा। ठीक है, इस तरीके से। तो जहां पे जरूरत पड़े ताकि साफ साफ भी दिखे तो गोजर जैसे लिखते चले गए, गोजर जैसे लिखते चले गए। ठीक है ना? नंदिनी कुमारी कह रही है पीडीएफ नहीं मिलता है, कल पीडीएफ अपलोड हुआ था कुलदीप सर का। ठीक है, ठीक है ना? तो बाबू देखो, बाबू देखो, ये सब गलती आदर्श की है। ठीक है ना, तो आदर्श से निपट लेना तुम लोग। ठीक है, आईडी क्या है आदर्श तुम्हारी इंस्टाग्राम की? जहां पे आदर्श मिल जाए इंस्टाग्राम पे निपट लेना उससे। ठीक है, ये सब गलती उसी की है। बात समझ में आई? चलो, ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी दक्षता क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है भैया? उत्तर लिखो फटाफट। ट्रांसफार्मर क्या है? यह एक ऐसी युक्ति है, लिखो, लिखो ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हिंदी में लिखने के बाद थोड़ा सा इंग्लिश में भी ट्रांसफार्मर लिख देना। इससे क्या पड़ता है? एक अलग इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के दिमाग में। बच्चा अरे बाप रे, हाँ सही है। ट्रांसफार्मर क्या है? एक ऐसी युक्ति है
एक ऐसी युक्ति है, युक्ति जानते हैं, युक्ति माने तरीका, एक ऐसी युक्ति है, युक्ति डिवाइस, ठीक है, युक्ति को क्या कहते हैं, डिवाइस कहते हैं, डिवाइस है जो 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 निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा उच्च धारा को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा उच्च धारा को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता व निम्न धारा में तथा उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता व निम्न धारा को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता उच्च धारा में, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता व उच्च धारा में, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता व उच्च धारा में परिवर्तित करने का काम करती है, व उच्च धारा में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता, हाँ क्या हो रहा है? चलो आगे बताओ। ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर। इसकी दक्षता से आप क्या समझते हो? इसकी दक्षता, या फिर ऐसे लिखो ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता, फॉर्मर की दक्षता, इफिशियंसी कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? इफिशियंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। क्या हो जाएगा इसको ऐसे, ट्रांसफार्मर की दक्षता से क्या समझते हो? ठीक है, ट्रांसफार्मर में निवेशी शक्ति और निर्गत शक्ति के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, क्या होता है सर? आपको सब याद है, हमको तो याद है ही है भाई। ठीक है, हमको तो सब याद है ही है। ठीक है, क्या हो जाएगा ट्रांसफार्मर की दक्षता? इसकी दक्षता ऐसे लिखो, ट्रांसफार्मर में निर्गत शक्ति जो बाहर निकल गई, निर्गत शक्ति व निवेशी शक्ति के अनुपात को, व निवेशी शक्ति के अनुपात को, ठीक है, अनुपात को क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं, कि दक्षता कहते हैं। भैया ट्रांसफार्मर का कोई भी क्वेश्चन आए तुरंत ट्रांसफार्मर बना देना कहते हैं। ठीक है, अर्थात ईटा बराबर, ईटा क्या है? ठीक है, ट्रांसफार्मर की दक्षता है। आप लिख सकते हो इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। देखना, निर्गत शक्ति बटे में निवेशी शक्ति। निर्गत शक्ति यानी कितनी शक्ति निकल रही है बाहर, निर्गत शक्ति कितनी शक्ति बाहर निकल रही है, बटे में निवेशी शक्ति कितनी शक्ति आपने इंटर करी थी, इनपुट करी थी, निवेशी शक्ति। ठीक है, इनटू में 100। ठीक है, इस करोगे तो प्रतिशत दक्षता निकल आएगी। तो इस तरीके से आप क्या करो, इस तरीके से ऐसे निकाल दे रहे हो, ऐसे कर दो। ठीक है, डन। तो निर्गत शक्ति बटे में निवेशी शक्ति गुणे में 100, इस तरीके से। ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर बगल में क्या कर सकते हो, बना भी सकते हो बढ़िया से। इसको कर दोगे तो एग्जामिनर एकदम खुशी एकदम बढ़िया से गदगद हो जाएगा। नंबर वन देख ले तुमका एकदम विवश हो जाएगा। कहेगा एक का नंबर नहीं देंगे तो किसको देंगे भाई, ये तो हमारा शेर है। ठीक है, एकदम गदगद। यहाँ पे ऐसे तार लपेटो, यहाँ ऐसे तार लपेटो, यहाँ पे ऐसे गोला मार के ऐसे गोला मार देना, ऐसे करके ये बना देना ट्रांसफार्मर। 1 सेकंड लगेगा, बन गया ट्रांसफार्मर। जो लिखा 2 नंबर कोनो काट नहीं सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉड्यूलन को परिभाषित करें, इसके प्रकारों को लिखें। मॉड्यूलन क्या होता है? मॉड्यूलन क्या होता है जी? ठीक है, मॉड्यूलन क्या होता है जी? मॉड्यूलन बताओ जल्दी से। मॉड्यूलन जब उत्तर लिखिएगा, मॉड्यूलन क्या होता है, तो मॉड्यूलन क्या होता है? मॉड्यूलन आपको पता है ना कि जो निम्न आवृत्ति की
मूल तरंगे होती हैं उसको हम दूर तक नहीं भेज सकते, ठीक है, उन्हें उच्च आवृत्ति की तरंगों के ऊपर चढ़ाया जाता है, ठीक है। 3D में आवाज आ रही है सर, 3D में आवाज आ रही है, कैसे 3D में आवाज आती है जी? चित्र 3D में आता है, हमको बनाना नहीं आता है, तो बनाओ भाई, सीखो ना, बनाना नहीं आता तो सीखो, ठीक है। मॉडुलन 2 प्रकार का नहीं 3 प्रकार का होता है धीरज, 3 प्रकार का, आवृत्ति मॉडुलन, आयाम मॉडुलन, कला मॉडुलन, 3 प्रकार का होता है बाबू, ठीक है। लाइन पर लिखना सीखो, लाइन पर लिखना सीखो, ठीक है। आप 24 घंटे क्लास कब लीजिएगा? कल स्टार्ट है, कल से आ रही है 24 घंटे क्लास, ठीक है। कल आपकी 24 घंटे क्लास आ जाएगी, आप सभी की एक ऐसी क्लास जो आप सभी का फिर से एक बार पूरा रिवीजन करा देगी, ठीक है। आप हमारे कमेंट को नहीं देख रहे हैं बेटा, सबके कमेंट को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है किसी कमेंट नहीं देख रहे हैं, दिख तो सबका रहा है। कौन सा बैच चल रहा है? कुछ तो चल रहा है, हमको भी नहीं पता। आदर्श बताओ क्या चल रहा है भाई, कौन सा बैच चल रहा है, बता दो। कुछ तो चल रहा है। प्रैक्टिकल परीक्षा में क्या लिखेंगे उसके ऊपर वीडियो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, वाइवा कैसे होगा सब बता चुके हैं, फिर भी हम एक बार आज आपको बता देंगे, ठीक है। मॉडुलन को परिभाषित करें, इसके प्रकारों को लिखें। भाई बताओ मॉडुलन क्या होता है? ए मॉडुलन, मॉडुलन, ए मॉडुलन। 7 मिनट बाकी बा बाबू, हमारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब डन होगा। अब आराम से लॉन्ग करेंगे 2 घंटा लेके, 1 घंटा में हमारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब हो गया। मॉडुलन को परिभाषित करें, इसके प्रकार को लिखें। तो मॉडुलन क्या होता है बताओ? हाँ, तो क्या लिखोगे? मूल संकेतों का ऐसे एकदम डिटेल में देखो, मूल संकेतों की आवृत्ति निम्न होती है, अतः इन्हें अधिक दूरी तक प्रेषित नहीं किया जा सकता। अधिक दूरी तक प्रेषित नहीं किया जा सकता। अतः इन्हें अधिक दूरी पर भेजने के लिए, अधिक दूरी तक भेजने के लिए उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगों पर तरंगों के साथ अध्यारोपित किया जाता है। तरंगों के साथ अध्यारोपित करते हैं। इस घटना को मॉडुलन कहते हैं। मॉडुलन अथवा मॉड्यूलेशन, इसको मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। मॉड्यूलेशन कहते हैं, इसको मॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। यह 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला क्या है? पहला नंबर आवृत्ति मॉडुलन, ठीक है। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। दूसरा नंबर आयाम मॉड्यूलेशन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? फेज मॉड्यूलेशन, ठीक है। और तीसरा नंबर क्या है जी? तीसरा नंबर है कला मॉड्यूलन, यानी कि मॉड्यूलन एम्पलीट्यूड, कला, सॉरी आयाम को एम्पलीट्यूड होगा, आयाम को एम्पलीट्यूड कहते हैं।
एम्पलीट्यूड, आयाम को एम्पलीट्यूड बोलेंगे और कला को बोलेंगे फेज मॉड्यूल, फेज मॉड्यूलन, मॉड्यूलेशन। कौन सा लाइन के बाहर जी? अच्छा इधर, इधर तो नंबरिंग कर रहा है ना, कौन सा लाइन के बाहर? बहुत डर लग रहा है एग्जाम को लेकर। 7 सर मुझे बहुत डर लग रहा है एग्जाम को लेकर। स्नेहा दीदी क्या डर रहे हो? साल भर तो पढ़े हो ना, तो क्या डर रहे हो? लाइन चेंज करके लिखना सर जी, लाइन चेंज करके लिखना, तो लिखो ना लाइन चेंज। ये नहीं नहीं, ये इसको साथ में लिखना। मैंने थोड़ा सा लाइन चेंज इसलिए कर दिया क्योंकि साफ साफ दिखे आपको, ठीक है। आप इसको पूरा साथ में लिखना, बाकी ये 3 प्रकार के होते हैं, अगली लाइन में लिख करके इसको एक साथ में लिख देना, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट है हमारा। नेक्स्ट क्यों करें भाई, 10 तक तो करना था हमें, 10 तक हमारे हो गए, ठीक है। बाकी अब देख लो, बाकी देख लो। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, ये सब आपको अपने से बनाना है, ये सब आपको अपने से बनाना है, ठीक है। प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थों में 2 अंतर बतावे, अपने से बनाइए, ठीक है। परमाणु का बोर मॉडल की कमियों का उल्लेख कीजिए। किसी स्थिति में समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला बल न्यूनतम होता है। अच्छा सर, ये सबका आपका सॉल्यूशन, प्यारे बच्चों, ये सब का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सब का सॉल्यूशन आपको पूरा अभी मिल जाएगा, परेशान मत होना। पहले अपने से बनाने का प्रयास करना, सबका सॉल्यूशन बाकी आपको कमेंट बॉक्स में पीडीएफ पड़ी जाएगी, तो क्लास की पीडीएफ आपको सब मिल जाएगी, इसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो परेशान मत होना, इसको अपने से बनाने का प्रयास करो, नहीं बनेगा तो भी परेशान मत होना, सबका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। 10 क्वेश्चन मुझे करने थे, 10 मैंने लाइन से कर दिए आपको, ठीक है। फोटोडायोड के 2 उपयोग, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन, और गेट, नॉर गेट, एंड गेट और नैंड गेट के तार्किक संकेतों को खींचें, ठीक है। तो इतना सारा क्वेश्चन आपको करना है। अब आते हैं लॉन्ग पे, अब आते हैं लॉन्ग पे। नहीं मिलता है बेटवा, तुम तुम ठीक से ना खोज नहीं पा रहे हो, कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता है। दिखाए, कल वाला नहीं मिला है, और अगर मिला होगा ना तो क्या करेंगे तुम्हारे साथ, तुम जान नहीं पाओगे बेटा। देखते हैं मिला है कि नहीं, चलो आओ देख लेते हैं। आज यही बात पे तुम्हारे सामने एप्लीकेशन खोला, ठीक है। अभी मेरे पास टाइम है ना, तुम्हारे सामने ही खोल रहा हूँ, डन। चलो आओ देखते हैं, देखते हैं, तुम भी देखो मैं भी देखता हूँ। बैचेस, हाँ पास करो, देखते हैं सारे बच्चे, आओ देखते हैं कि भाई कब मिला है कि नहीं मिला है। थोड़ा देखो जल्दी से, जूम करो, हाँ मोबाइल दिख रहा है मेरे मोबाइल पे, एक लाइन दिख रही होगी, वो टूट गया मेरा मोबाइल, ठीक है। गरीब आदमी, मोबाइल टूटता रहता है। आगे देखो, तो सुपर 100 टारगेट 95 बैच, ये टारगेट 95 बैच है। बैचेस सेक्शन सेलेक्ट किया हूँ, टारगेट 95 बैच आ गया। चलो देख लेते हैं पीडीएफ है कि नहीं। कुलदीप सर का भी गया है, एक क्लास दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, दिखा रहा है, हाँ सर दिखा रहा है। कुलदीप सर के क्लास में नोट्स सेक्शन है, डाउट सेक्शन, डाउट के बगल में नोट्स दिखा है, दिया है नोट्स दिखा है। नोट्स में ये देखो 3 लिख डले हुए हैं, मारेंगे ना ऐसी मारेंगे ना। डाउनलोड क्लिक करके दिखाते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर, पहले पेपर दिखा देते हैं डाउनलोड करके। ये देखो पूरा पेपर है, ये पूरा पेपर, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, उसके नीचे मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्यूशन दिया है। पूरा सॉल्यूशन देखो, सर ने पूरा लिख के पूरा दिया है, पूरा क्वेश्चन लिख के, डायग्राम वायग्राम सब डाला हुआ है, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन अपलोड है, ठीक है। पूरा क्लास पीडीएफ भी नीचे अपलोड है, नीचे क्लास पीडीएफ भी अपलोड है, तीनों चीज अपलोड है। और तुम क्या कहते हो, नहीं मिला है, कुछ मिलबे नहीं करता है। पिट्टी कर देंगे बात समझ में आई, पिट्टी कर देंगे बेटा। ऐसा चीज तुमको दे दे, क्वेश्चन पेपर दे दे, तुमको पूरा सॉल्यूशन दे दे, पूरा क्लास पीडीएफ दे दे, 3 चीज पड़ा है, लेकिन कहता है सब, मिलता ही नहीं है कुछ हमको। तो अभी खोजेगा ढंग से तब मिलेगा। पीडीएफ खोल के तो दिखाए, तुम्हारे सामने तो खोल के दिखाए पूरा तुम्हारे सामने तो खोल के दिखाए पूरा, अभी भी तुम कह रहे हो नहीं मिलता। अग्नि बैच से हमसे का लेना देना, तुम तो टारगेट 95 बैच के बच्चे हो। कल नहीं था सर, अभी देखो मैंने आपके सामने देखो खोला है भाई, मुझे नहीं पता था, कल था नहीं था, मैंने आपके सामने खोला, मेरे तो था, ठीक है। आपका मुझे नहीं पता। चलो ठीक है, चलो आगे देखें।
आगे देखें, लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक समांतर पट्टी का संधारित्र की विद्युत धारिता ज्ञात करें और एक पराविद्युत पट्टी को बीच भरी है। अच्छा 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 अच्छा, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना हमें। ठीक है ना, कितने पन्ने हैं हमारे पास है, इसको करने के लिए 3 पन्ने हैं। हम कोशिश करेंगे इसको कम से कम 2.5 पन्ने तो यूज करें। ठीक है, देखो लॉन्ग क्वेश्चन को आपको कम से कम 2.5 पन्ने से कम मत यूज करना प्यारे बच्चे। अगर आप 1.5 पन्ने में लॉन्ग क्वेश्चन करके आ रहे हो तो मत ऐसा करना। ठीक है, कम से कम 2.5 पन्ना कोशिश करना। अगर आ रहा है तो डेरिवेशन वगैरह लाइन छोड़ करके, अगर छोटा डेरिवेशन पूछ दिया लाइन छोड़ करके करो, कम से कम उसे 2.5 पन्ने तक तो वो जाए। ठीक है ना, चलो तो हमारे पास उत्तर है, हम 3 लॉन्ग करेंगे बस। ठीक है, 6 लॉन्ग करेंगे नहीं, 3 ही करेंगे, क्योंकि 3 ही करना होता है, हमारे पास टाइम भी उतना ही है। एक समांतर प्लेट संधि का संधारित्र की विद्युत धारिता ज्ञात करिए। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा, जब ऐसा लॉन्ग है ना, तो ये नहीं कि लगातार शुरू कर दिया डेरिवेशन करना, डेरिवेशन मत स्टार्ट करना, पहले तुम लिखना। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए। तो धारिता शब्द से अभिप्राय, देखो मैं कैसे लिखूंगा इसको, धारिता शब्द से अभिप्राय, शब्द से अभिप्राय, धारिता शब्द से अभिप्राय धारण करने की क्षमता से है, धारण करने की क्षमता से। देखो कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं, करने की क्षमता से, क्षमता से है। धारिता शब्द से अभिप्राय धारण करने की क्षमता से है। कितनी बात क्लियर है, धारिता शब्द से अभिप्राय क्या है, धारण करने की क्षमता से है। डन, चलो इसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी, एक समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता ज्ञात करें ना, तो यहां पे आपको डायग्राम बनाना है। अब आपको डायग्राम बनाना है, या फिर आप कह सकते हो किसी चालक की धारिता, अब आगे लिखना, किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता, कॉमा चालक को दिए गए आवेश, चालक को दिए गए आवेश, दिए गए आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि, तथा उसके विभव में वृद्धि के अनुपात। लिख नहीं रहे हो ना मेरे साथ साथ, सीख भी नहीं रहे हो, विभव में वृद्धि के अनुपात, वृद्धि के अनुपात। देखो यार, जो भी ज्ञान है तुम्हारे अंदर निकाल देना। धारिता से क्या समझते हो, स्टार्ट करना, वृद्धि के अनुपात, किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव वृद्धि के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं, रूप में परिभाषित करते हैं, परिभाषित करते हैं, करते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। अतः C बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन में V। इतना लिखने के बाद यहां पे लिखना समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र, थोड़ा इंग्लिश में भी लिख देना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर। ठीक है, संधारित्र की धारिता, धारिता, ठीक है, धारिता, ठीक है ना। अब लिखना माना लिखना, माना कोई दो समांतर चालक प्लेटों का क्षेत्रफल A, चालक प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच, बस पेज भर गया। अब इस पेज में बहुत ज्यादा तुम्हें हटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी दी है 3 पाई। ठीक है ना। यदि प्लेटों को V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए, यदि प्लेटों को
वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके समांतर प्लेट संधारित्र ऐसे बना देना भैया, ऐसे करके, ठीक है। प्लेटों के बीच की दूरी हमने d दिखा दी, इसको हमने जोड़ दिया बैटरी से, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके। एक हो गया पॉजिटिव प्लेट, एक हो गया नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट पर सारे पॉजिटिव चार्ज आ गए, ठीक है। अब तुम इसमें ये भी लिख सकते हो कि दोनों प्लेटों का कुल आवेश शून्य होता है, ठीक है ना, ये भी सब लिख सकते हो। प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ठीक है। देखो इस तरीके से ऐसे करके डायग्राम आपको बनाना है पूरा। V वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे आप V लिख देना, ठीक है। चलो, यदि प्लेटों को V वोल्ट से बैटरी से जोड़ा जाए तो प्लेटों के बीच E वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। E वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है खड़ी पाई। अतः E बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन में D, वाह, E बराबर हो जाएगा A D। ये जहां बराबर कितना है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। E बराबर सिग्मा की जगह रखेगा Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको समीकरण 1 बना देना। कहना समीकरण 1 में रखने पर E का मान सिग्मा की जगह रख दिया Q अपॉन A, E का मान उठा के यहाँ रख दिया। V बराबर कितना हो जाएगा, E की जगह पे रख दिया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और साथ में रख दिया D, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लिखेंगे अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितना हो जाएगा, C बराबर Q अपॉन में V। तो C बराबर कितना हो गया, Q अपॉन में V की जगह कितना रख दिया, Q D अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब Q से Q काट देना, C बराबर कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट घूम के ऊपर चला गया, ऐसे दिखा देना, A इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, ठीक है। यदि प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ स्थित हो, कोई परावैद्युत पदार्थ स्थित हो जिसका परावैद्युतांक K है। प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ स्थित हो जिसका परावैद्युतांक K है, तो कॉमा लगा के, तो धारिता या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, या फिर तो धारिता लिख देना, तो धारिता C बराबर KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, अर्थात परावैद्युत पदार्थ डालने पर धारिता K गुनी बढ़ जाती है। परावैद्युत पदार्थ डालने पर धारिता K गुनी बढ़ जाती है खड़ी पाई, K गुनी बढ़ जाती है, ठीक है ना। आप इस K गुनी को आप क्या कर सकते हो, बढ़िया इन्वर्टेड कॉमा डाल करके ऐसे कर सकते हो, धारिता K गुनी बढ़ जाती है, इस तरीके से। डन है। 3 पेज में देखो मैंने पूरा एकदम भर डाला, ठीक है, बात समझ में आई। तो इस तरीके से आपको बहुत ही शानदार तरीके से पेज को फिल करना आना चाहिए, डायग्राम बनाना आना चाहिए, डेरिवेशन प्रॉपर आना चाहिए मुन्ना। अब एक क्वेश्चन है, किसी पतले लेंस के लिए ये फॉर्मूला स्थापित करें, ठीक है, करो भैया यही फॉर्मूला। सर मेरा एग्जाम 2027 में, तुम यहाँ कर क्या रहे हो 2027 में?
सर गैप इतना ही सर, थोड़ा ज्यादा नहीं सर, नहीं थोड़ा ज्यादा क्यों सर, आप ही बनाइए, आप ही समझे। मार अब हाथ ना, आप ही बनाइए, आप ही समझे। क्या ये सब क्वेश्चन कराए जा चुके हैं तुम्हें, पहली बार तुम कर रहे हो क्या? आप ही बनाइए, आप ही समझिए। क्या तुम ये क्वेश्चन पहली बार कर रहे हो? ये लड़का पहले पकड़ो, टारगेट नाम से जो बच्चा है, इसको, हाँ फोन करो इसको, इसको फोन करो अभी के अभी। फोन उठा लेना बेटा। मैं जानना चाहता हूँ तुम इतने कमजोर क्यों हो, तुम्हारा मस्तिष्क इतना छोटा क्यों है, पहले मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, इतने बेवकूफ तुम इतने क्यों हो, हर समय उल्टी सीधी बात क्यों करते हो, मैं पिटाई कर दे हम, मैं ये जानना चाहता हूँ। करो इसको, कॉल करो। हेलो हेलो, आवाज जा रही है? हेलो 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 हेलो, बाबू आवाज जा रही है? माइक अनम्यूट करो। माइक अनम्यूट करो। कहाँ समस्या आ रही है? क्या ये डेरिवेशन पहले नहीं करे हो? क्या ये डेरिवेशन संघर्ष में नहीं करे हो? क्या ये डेरिवेशन वाईटी पर नहीं करे हो? बताओ, कहाँ आ रही है समस्या बाबू? क्या नाम है इसका टारगेट वाले, इसका नाम पता कराओ क्या है इसका। 400 प्लस नाम है इसका टारगेट, और बच्चे को कुछ नहीं आता, बहुत कमजोर बच्चा है ये। आवाज नहीं आ रहा बेटा, आवाज कैसे नहीं आ रहा तुम्हारा, तुम बोल ही नहीं रहे हो, माइक अनम्यूट करो। चलो काटो कॉल, टाइम थोड़ी बर्बाद करेंगे, टाइम मेरे पास इतना है नहीं। ध्यान से देखो, अब किसी पतले लेंस के लिए 1/f टू म्यू -1 1/r1 माइनस में 1/r2 बताइए, स्थापित करना है क्वेश्चन। भैया मेरे पास सिर्फ 3 क्वेश्चन मुझे करने हैं, मैं तो कर दूंगा जल्दी से। तो यहाँ पे मेरे पास पहले लेंस वगैरह, चाहूं तो मैं इसका पहले डायग्राम बना सकता हूं, मैं चाहूं तो, ठीक है, लेकिन मैं इसको पहले लिखूंगा। क्या लिखूंगा? देखना कैसे लिखूंगा इसको, क्वेश्चन को पहले देखना, इसको हम लिखेंगे कैसे। इसमें देखो एफ लिखा है, म्यू लिखा है, R1 लिखा है, R2 लिखा है। आप ऐसा कुछ मानो, इसमें एक ऐसा चीज मानो जिसमें एफ भी आ जाए, म्यू भी आ जाए, R1 R2 सब मान लो, यहीं पे सब मान लेना। लिखोगे माना, माना एक उत्तल लेंस, एक द्विउत्तल लेंस या उत्तल लेंस, द्विउत्तल लेंस, माना एक द्विउत्तल लेंस, लेंस जिसकी फोकस दूरी f है। ऐसे यहां से स्टार्ट करो, जिसकी फोकस दूरी क्या है? f है। जिसकी फोकस दूरी, जिसकी फोकस दूरी क्या है? f है, f है, ठीक है, ठीक है, खड़ी पाई या फिर कॉमा लगा सकते हो, कॉमा। जिसका अपवर्तनांक म्यू, जिसका अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक, 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 इसका अपवर्तनांक म्यू है, ठीक है, तथा दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, पहला पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ, 2 पृष्ठ होते हैं ना लेंस में, पहला पृष्ठ दूसरा पृष्ठ, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं। देखो मैं इसको भी मान लिया, इसको भी मान लिया, इसको भी, इसको भी, ठीक है, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, वक्रता त्रिज्याएं R1 व R2 हैं, R1 व R2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम कुछ ऐसा क्या, डायग्राम ऐसा बनाने के बाद बीच में एक लाइन, आपको पता होना चाहिए डायग्राम इसका बनेगा कैसे, क्योंकि इस डेरिवेशन को मैं कई बार करा चुका हूं, और अगर नहीं आता है तो पहले चैप्टर सीखो, इसका मतलब तुम पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो पहले तुम 24 घंटा वाली क्लास करके पूरा सीखना अच्छे से, और संघर्ष बैच लेकर के पहले ढंग से पढ़ो मन लगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने डायग्राम बना लिया, अब यहाँ पे हमारी प्रकाश किरण वस्तु यही चलेगा,
वस्तु को यहाँ रखोगे, ऑब्जेक्ट वो यहाँ पे होगा। अब यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी, यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे चली, पहले पृष्ठ से टकराई, पहले पृष्ठ से टकराई, तो चलो मान लेते हैं अंदर ही टकरा गई। पहले पृष्ठ से टकराई, पहले पृष्ठ से टकराई है तो यहाँ पे यू बनेगा, ये हो गई यू, ठीक है। अब ये दूरी यू हो गई तो प्रकाश किरण कहाँ चली जाएगी, दूसरे साइड चली जाएगी, दूसरे साइड चली जाएगी और यहाँ पे इसका प्रतिबिंब डॉटेड लाइन बनेगी, डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन। पहले पृष्ठ से तो आभासी प्रतिबिंब बनता है ना, पहले पृष्ठ से कैसा बनेगा, एक आभासी प्रतिबिंब आई डैश बनेगा, ये यू है तो यहाँ से बनेगा वी दूरी, क्या। फिर ये वाला जो प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब, एक वस्तु की तरह कार्य करेगा, यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी, दूसरे पृष्ठ से टकराएगी और दूसरे पृष्ठ से टकरा करके एक अंतिम प्रतिबिंब कहीं यहाँ पे बनाएगी, एक अंतिम प्रतिबिंब कहीं यहाँ पे बनाएगी, इसे कहेंगे, ठीक है। ये बनेगा ये वी डैश हो गया, ये इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। अब लिखोगे पहले पृष्ठ से अपवर्तन, क्या लिखोगे, पहले पृष्ठ से अपवर्तन, पहले पृष्ठ से अपवर्तन, पहले पृष्ठ से अपवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगेगा म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, कितना हो जाएगा, म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन में आर। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद तो म्यू अपॉन में वी डैश हो जाएगा माइनस 1 अपॉन यू बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन में आर वन, तो समीकरण 1 बना देंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन, दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन होने पर, दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन, और दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला क्या लगाओगे, 1 अपॉन म्यू, म्यू की जगह क्या रखेंगे, दूसरे पृष्ठ की जगह 1 अपॉन म्यू, म्यू की जगह क्या रखते हैं 1 अपॉन म्यू, और बटे में वी डैश की जगह प्रतिबिंब कहां बनता है, वी पर, माइनस 1 अपॉन में यू, दूसरे पृष्ठ के लिए वी डैश वस्तु की तरह कार्य किया था तो यू की जगह रखोगे वी डैश बराबर म्यू की जगह क्या रखोगे 1 अपॉन म्यू माइनस 1, और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 हो जाएगी, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 हो गई, कुछ इस प्रकार से। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आओगे, नेक्स्ट पेज पे, इतना करने के बाद नेक्स्ट पेज पे डायग्राम पहले पेज पे बन जाना चाहिए, क्योंकि यही आपके सामने आएगा एग्जामिनर के सामने, तो एग्जामिनर के सामने आपका डायग्राम होना चाहिए, ये दिखना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए दूसरे पेज पर, ये म्यू नीचे आ जाएगा 1 अपॉन म्यू वी, 1 अपॉन में म्यू वी, ठीक है, माइनस 1 अपॉन वी डैश, माइनस 1 अपॉन में वी डैश बराबर कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, 1 माइनस म्यू अपॉन में म्यू R2, 1 माइनस म्यू अपॉन में म्यू R2, ठीक है। देखो दोनों पक्षों में म्यू से गुणा करने पर, में म्यू से गुणा करने पर, म्यू से गुणा, दोनों पक्षों में म्यू से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में म्यू से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, म्यू से गुणा किया 1 अपॉन में म्यू वी माइनस ऐसे 1 अपॉन में वी डैश बराबर 1 माइनस म्यू अपॉन में म्यू R2, इधर भी गुणा किया और इधर भी गुणा किया, कितना हो गया बताओ, जब इसको गुणा किया, इससे भी गुणा किया, इससे भी गुणा किया, तो क्या हो गया म्यू अपॉन में म्यू वी माइनस में इसको इससे गुणा किया म्यू अपॉन में वी डैश बराबर, इसको इधर से म्यू कट गया और माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस साइन कॉमन लिया तो म्यू माइनस 1 हो गया, म्यू पहले आ जाएगा 1 बाद में हो जाएगा माइनस साइन कॉमन लेने के बाद, नीचे बचा R2, ठीक है। म्यू से म्यू कट गया एक बार में, ऊपर म्यू बचाया तो 1 अपॉन में वी, 1 अपॉन वी माइनस म्यू अपॉन में वी डैश, ठीक है, बराबर माइनस म्यू माइनस 1 अपॉन में R2। समीकरण नंबर 2 बना देना, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 ये बन गया है, चाहो तो इसे ऐसे बॉक्स में डाल देना और अच्छा कूल लगेगा, ठीक है, इसे भी बॉक्स में डाल देना, कूल लगेगा, ठीक है, तो कूल लगना चाहिए। 2 हो गया हमारे पास समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखना, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ दिया तो क्या हो गया बताइए जल्दी से,
एक हमारा ये हो गया म्यू अपॉन वी डैश माइनस 1 अपॉन में यू। ये कैसे हो गया? एक मिनट रुक जाओ, ये क्या हो रहा है? नोट बाबू, अरे यार ये हो क्या रहा है? हैंग क्यों कर रहा है इतना ज्यादा? भाई 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 भाई, आदर्श आदर्श, ए आदर्श इधर आओ जल्दी। ये नोट हैंग कर रहा है यार बहुत तगड़े से। ये नोट हैंग क्यों कर रहा है? मोड टीचिंग पे लगाना ना, हैंग करके पूरा ऐसा ऐसा भाग रहा था। ठीक है बताओ जल्दी से, तो क्या हो गया? कहाँ पे थे? लॉन्ग पे थे यार हम लोग। मक्खी कहाँ बैठी थी? बच्चा दिख रहा है। एक और दो को जोड़ने पर एक और दो, एक कहाँ है? म्यू अपॉन वी डैश माइनस 1 अपॉन में यू। म्यू अपॉन वी डैश माइनस 1 अपॉन में यू। हम यहाँ पे लिख रहे हैं म्यू अपॉन में वी डैश माइनस में 1 अपॉन में यू प्लस दूसरा वाला समीकरण जोड़ रहे हैं 1 अपॉन वी माइनस म्यू अपॉन वी डैश। 1 अपॉन वी माइनस में 1 अपॉन में सॉरी म्यू अपॉन में वी डैश, म्यू अपॉन में वी डैश, म्यू अपॉन में वी डैश। ठीक है बराबर। अब इधर देखते हैं, इसका दायां पक्ष जोड़ते हैं। म्यू माइनस 1 अपॉन R1, म्यू माइनस 1 अपॉन R1, म्यू माइनस 1 अपॉन R1। ठीक है, और प्लस दूसरा वाला जोड़ रहे हैं। दूसरा वाला क्या है? माइनस म्यू माइनस 1 अपॉन R2, माइनस म्यू माइनस 1 अपॉन में R2। ये हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब बताओ क्या हो जाएगा? म्यू अपॉन वी डैश प्लस में म्यू अपॉन वी डैश माइनस में कट गया। 1 अपॉन वी प्लस का है, आगे लिख लो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ऐसे करके बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन में R1 और प्लस माइनस माइनस आ गया म्यू माइनस 1 अपॉन में R2। म्यू माइनस 1 अब कॉमन ले लेना, म्यू माइनस 1 कॉमन ले लिया। 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन में U। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद लिखना यदि यदि U हमारा इन्फिनिटी पर हो, अगर वस्तु अनंत पे रखे हो, तब V हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की दूरी फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी। अर्थात करके उस लास्ट लाइन लिख देना, V की जगह F लिख देना और U की जगह इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन में F बराबर हो जाएगा म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस में 1 अपॉन में R2। हो गया, डन। 3 पन्ने अच्छे से भर गए हमारे। इति सिद्धम, सिद्ध हो गया। 20 लॉन्ग क्वेश्चन कब आएगा? फ्राइडे को आएगा। फ्राइडे को आएगा अंजलि दीदी, फ्राइडे को आएगा। देखो ये अच्छा क्वेश्चन पूछो तो अच्छा क्वेश्चन पूछते समय जवाब देने में मन करता है। ठीक है, फ्राइडे को आएगा। यार अब ये क्वेश्चन आंसर को भी कूल तरीके से लिखना होगा। देखो बेटा, तुम्हारी हालत कितनी भी टाइट हो, आंसर को कूल तरीके से लिखना ही है। ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर नहीं दे पाएगा। ठीक है सर, आपका कॉपी तो इतना ही है तो 2.5 पेज में चला गया, पर हम लोग का कॉपी देखो यार, लिखना तो तुमको पूरे कॉपी में है ना। अब कोशिश करो कैसे लिखोगे। ठीक है, कोशिश करो कैसे लिखोगे। ठीक है सर, मेरा एसएमएस नहीं दिख रहा है। एसएमएस नहीं, मैसेज। बिल्कुल साहनी परवीन दिख रहा है बिल्कुल आपका मैसेज। मुजफ्फरपुर कब आना है? जब आप आओगे हम आ जाएंगे। 20 लॉन्ग क्वेश्चन फ्राइडे आ रहा है। ठीक है, परेशान मत हो। एक और क्वेश्चन है, प्रकाश के व्यतिकरण की परिभाषा दे, यंग के द्विक रेखाचित्र प्रयोग में फ्रेंच की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, करा जाए इसे। तीसरा है हमारे पास। ठीक है, इसको करके खत्म करते हैं। प्रकाश की व्यतिकरण की परिभाषा दे। भैया मैं तुम लोग से आंसर नहीं पूछूंगा, आप लोग मुझे आंसर बताना भी मत। ठीक है, मैं अपने से लिखूंगा, आप भी अपने से लिखो। प्रकाश के व्यतिकरण की परिभाषा लिखें। व्यतिकरण कब होता है बताओ?